तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पाठशाला रेलवे एग्जाम में। मेरे भाई, आपको पता है कि रेलवे एग्जाम में साइंस बहुत अच्छी पूछी जाती है और साइंस में अगर किसी बच्चों को डर लगता है तो वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से। आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप एलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चलो कि 4 से 5 न्यूमेरिकल आपके सेट में आने ही आने हैं। तो ये जो 4-5 न्यूमेरिकल आते हैं ना, ये फिजिक्स के चैप्टरों से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं। तो मैंने क्या किया है, आज पूरे के पूरे, चाहे वो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, जैसे कि मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, है ना, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, या फिर केमिस्ट्री का कोई चैप्टर हो। केमिस्ट्री में 80 चैप्टर से न्यूमेरिकल बनता है और बच्चों वो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक और चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी चैप्टर के मैंने नाम बताए, इन सारे चैप्टर के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेके आया हूं। आज मैं क्या करने वाला हूं आपको, आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर के फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के 75 टॉप 75 ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं। तो सब लोग एकदम रेडी हो जाइए, यानी आज के बाद आपको न्यूमेरिकल की टेंशन एकदम खत्म। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बिल्कुल एकदम, मुझे इस बात को बोलने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं है कि सारे के सारे बच्चों को पेड़ को बचाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, क्या बात है। और बच्चों, इसके लिए ना हम लोग बहुत जल्दी, जब जुलाई का मंथ शुरू होगा, यानी जुलाई का मंथ जो होता है वो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण वीक होता है, उसमें हम लोग ये काम भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सब लोग रेडी है? तो जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दीजिए सरस्वती मैया की जय। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन बहुत मजेदार न्यूमेरिकल होगा, बहुत धमाकेदार होगा, है ना बच्चा। बिल्कुल रीजनिंग की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, थोड़ा उनका एप्लीकेशन में बैच फिनिश हो जाए और जैसे ही स्टार्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो हम उनको यूट्यूब पे लेके आएंगे। चलो भाई, तो आप सब लोग रेडी है? आपको कसम है आज का पूरा सेशन देखिए, इसके बाद न्यूमेरिकल का पूरा डर आपके अंदर से खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और सारे के सारे चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। चलो, बड़े मजेदार तरीके से पहला क्वेश्चन। तो सारे बच्चों को कॉपी पेन उठा लीजिए आप सब लोग, और कॉपी पेन उठा लेने के बाद जो ना, हर एक क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होना चाहिए। सर आपने 2r ऊंचाई पर पूछा है ना, सर आपने 2r ऊंचाई पे पूछा है ना, तो बच्चों ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, जी डैश बराबर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जी और ब्रैकेट में बताइए क्या हो जाता है, 1 + h/r की पावर -2। आपने 2r ऊंचाई पे पूछा है, यानी h बराबर बताइए कितना होना चाहिए, 2r। तो अगर h की वैल्यू हम लोग यहां पर 2r फिट करते हैं तो जी डैश बराबर आ जाएगा बच्चों g, और जैसे 2r फिट करेंगे तो 1 + 2 की पावर -2। अगर आप गौर से देखिए तो क्या हम लोग इसको g और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, तो आंसर g/9 आएगा। अब आप सोचो g/9 कितना होगा, तो कहना g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है और डिवाइड बाय 9। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो आंसर तुम्हारा 1.1 मीटर/सेकंड² जाने वाला है। तो आप बताइए, ये पहले वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था, क्या वो सबको समझ में आ गया? हाँ, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन मैंने लिए टोटल, और हर चैप्टर से, ऐसा नहीं है कोई एक चैप्टर हो, हर चैप्टर से। नेक्स्ट है, बताइए ये वाला सवाल देखिए, पढ़िए और थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर भी करते फटाफट से। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दे, और फटाफट जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर कर दे। बोला है कि प्रतिरोध धारिता के संयोजन में वैद्युत प्रपथ दिखाई दिया है, तो बताइए प्रपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। यदि जो सर्किट है इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, निकल आएगा? हाँ सर निकल आएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस वाले डायग्राम में सर इन्होंने एक कैपेसिटर बना दिया। हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी बैटरी लगाते हो, क्या लगाते हो, बैटरी, तो बैटरी के पास जब भी कभी इस तरह से कैपेसिटर लगाते हैं ना, तो कैपेसिटर क्या करता है कि जाने वाली धारा को रोक लेता है। कैपेसिटर वाली ब्रांच में कभी कोई धारा नहीं जाती। कैपेसिटर हमेशा एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है, डीसी करंट को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देता। इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर।
तो आप ये बताओ जरा, इस तरीके से यहां से करंट यूजर कैपेसिटर वाली ब्रांच में जानी नहीं है ना, और इस तरह से ऐसे आएगी। तो आप बताइए जरा, अगर नेट करंट की बात करते हैं तो बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस रास्ते में क्या मिला, 10 और 10 मिला, रेजिस्टेंस मिला 20। तो आप बताइए जरा, इस सवाल का सही आंसर 1/2 एम्पियर के साथ जाए, और 1/2 एम्पियर कितना होता है, 0.5 एम्पियर। आंसर बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। हर तरह के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और जितने भी बच्चे हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पेपर से पहले इस 75 क्वेश्चन का जो सेट है उसको जरूर देख ले। नेक्स्ट आइए अगला, एक ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो है ना इस सवाल को फालतू में लंबा कर देते, लेकिन हमें लंबा नहीं करना, हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कम समय में इसको अटेम्प्ट करना है। आप मेरी बात समझ रहा है ना। लिखा हुआ है प्रश्न, बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 100 मिनट में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है, 50 मिनट में 70 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो औसत चाल बताओ। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड होती है चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, है ना, ऊपर कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप देखो 100 मिनट और 50 मिनट, तो 100 मिनट और 50 मिनट यानी कुल समय कितना हो जाएगा, 100 + 50 मिनट, है ना। और बच्चों कुल दूरी, अब दूरी समझो, देखो 1 मिनट में चल रहा है 20 मीटर, अरे 1 मिनट में चल रहा है 20 मीटर, तो 100 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में 20 मीटर, तो 100 मिनट में चलेगा 2000 मीटर, है ना। इधर आइए सर, 1 मिनट में 70 मीटर, 1 मिनट में 70 मीटर, 1 मिनट में 70 मीटर, तो 50 मिनट में कितना चलेगा, 7 × 35 यानी 3500 मीटर। यही हमारे सवाल का सही उत्तर। ओके, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई साहब सबका ध्यान देना होता है यार, आप सब लोग हर एक की तरह सारे लोग तेज नहीं होते मेरे भाई। वैसे भी मुझ पे ब्लेम लगा करता है कि सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हो, है ना, तो इस चीज का भी मुझे कई बार ध्यान देना पड़ जाता है। 80 से 80 कैंसिल, 5 से और कैंसिल कर दीजिए, और जैसे ही 5 से कैंसिल कर देंगे तो 110 मीटर पर मिनट आएगा। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होते हैं और बहुत स्पीड में सॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट ले लीजिए, ये लीजिए, ये हमारा बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है और इसको आपको समझ में आना चाहिए कि ये सवाल कैसे लगेगा। पहले ऐसे सवालों में हमें समझना पड़ता है कि हमें करना क्या है। जैसे कि चौथा नंबर सवाल देखिए क्या है, 30 किलोग्राम का एक लड़का शीशा के मध्य से 2 मीटर की दूरी पर बैठा है। जैसे कि मान लीजिए शीशा का मध्य, शीशा झूला होता है ना, तो शीशा का मध्य ये रहा, और इससे बताइए कितने किलोग्राम पे बैठा है, 30 किलोग्राम पे बैठा है ये लड़का, मतलब 30 किलोग्राम वजन है, और कितने मीटर दूरी पर बैठा है, 2 मीटर की दूरी पर बैठा है। 40 किलोग्राम का लड़का कहां पर बैठाया जाना चाहिए ताकि वो संतुलन में हो जाए। तो हमें दूसरा लड़का 40 किलोग्राम का बैठाना है, लेकिन ये 40 किलोग्राम का बच्चा हम सेंटर से कितनी दूरी पर बैठाएं ताकि ये झूला संतुलित हो जाए। इस दूरी को हमने एक्स मान लिया। तो याद है कैसे लगाते थे, मोमेंट बराबर करते हैं, यहां पर क्लॉकवाइज मूवमेंट और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज बराबर। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, क्या कहना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा 30 किलोग्राम का बच्चा, और इंटू डिस्टेंस, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है बल गुणे दूरी, सेम तरह से वहां बल गुणे दूरी कर दीजिए, 40 का मूवमेंट, 40 का बल और मूवमेंट हमारा डिस्टेंस हमारी एक्स, बराबर कर दो। तो जैसे आप ये बराबर करेंगे बच्चों, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां एक्स का मान आ जाएगा 1.5 मीटर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर। तो इसका मतलब सेंटर से कितना दूरी पर होना चाहिए, सर सेंटर से 1.5 मीटर की दूरी पर होगा, तब वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े, लीजिए 5वां नंबर, रेलवे के सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से हैं ये, इस बात को ध्यान लीजिए। इस तरह के सवाल आने ही आने हैं। क्या बोला जा रहा है कि 40 किलोग्राम की लकड़ी दौड़ती हुई 5 मीटर में 4 सेकंड में चढ़ जाती है, ठीक है सर, तो बताइए उसके द्वारा शक्ति कितनी डेवलप होगी, पावर पूछ रहा है। तो आपको याद कर लीजिए, जब भी कभी ऊपर चढ़ने वाले सवाल आते हैं तो mgh/t ये हमारे पास पावर होती है। कितने किलोग्राम की लड़की है, 40 किलोग्राम की लड़की है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 5 मीटर है, और समय बताइए कितना है, 4 सेकेंड है। देख लो, अगर आप पूरी कैलकुलेशन को करके देखिए तो यहां पर जो उत्तर आने वाला है वो किसके साथ जाएगा, 500 वाट के साथ जाने वाला है। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर सही है, 500 वाट।
ठीक है। पवन डी कहां है भैया? ऑप्शन नंबर सी है ना पवन। चलो नेक्स्ट है अगला, चलो 6वां नंबर इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और पढ़िए जल्दी से और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। ठीक है, देखो वो जो टेक्नीशियन का 40 नंबर का क्वेश्चन आना है साइंस का, उसमें तो मान के चलिए कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे और एएलपी के जो 20 क्वेश्चन आने हैं उसमें से आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। 4 बल्ब की रेटिंग इतनी दी रही है, तो बताइए इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है? बच्चों याद रखना, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है वो बल्ब के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। लेकिन हमें वो बल्ब बताना है जिसका प्रतिरोध सबसे कम है। तो आप बताओ, अगर आप मिनिमम रेजिस्टेंस लाना चाह रहे हो तो पावर कैसी होनी चाहिए? सर मिनिमम रेजिस्टेंस लाने के लिए पावर हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा, तो सबसे कम प्रतिरोध उसका होगा जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। तो सबसे पावर ज्यादा किसकी है? 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। तो 100 वाट वाले की पावर सबसे ज्यादा है, इसीलिए बच्चों इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट आइए अगला, राइट हेलो 7वां नंबर ट्राई कीजिए। क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दो और फटाफट एक बार पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। बताइए, तो इस वाले सेशन को आप कंप्लीट एग्जाम से पहले एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बोला जा रहा है एक प्रयोगशाला में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 51 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 विभाजन किए गए। तो बताइए थर्मोमीटर मिनिमम कितना पढ़ सकता है? सर 5 विभाजन का मतलब पता है क्या है? अगर 50 से 51 के बीच में हमने 5 विभाजन किए हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा 50 हो गया, ये 51 हो गया, हमने 5 विभाजन किए। तो 5 विभाजन 0.1 के 5 विभाजन, तो 0.1 के 5 विभाजन कितने होंगे? 50.2, 50.4, 50.6, 50.8 और 50.10, जिसको आप 51 कहेंगे। आप मेरी बात समझो, तो ये हमारा 50.2 हो रहा, फिर 50.4 है ना। तो मिनिमम कितना नाप सकते हैं? मिनिमम नाप सकते हैं 0.2 या फिर 50। अब इन्होंने बोला है कि साइड आंसर क्या पढ़ेगा, देखो 50.1 और 50.5 तो नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता यार, कैसे पढ़ेगा आप बताइए? ये 50.2 है, ये 50.4 है, ये 50.6 है, ये 50.8 है और ये हमारा 51 है। क्या साइड आंसर पढ़ेगा आप बताओ? तो क्या हम 50.1 पढ़ सकते हैं? बीच में नहीं पढ़ सकते एक्यूरेट। तो सही ढंग से वो पढ़ेगा जो उसके उसमें आएगा, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जाएगा 50.2, ये पढ़ेगा सही ढंग से। दोनों शिव कुमार सेम नहीं है मेरे भाई, दोनों का कोर्स सेम नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम नहीं है। मैं पहले बता दूं, दोनों का सिलेबस और दोनों का कोर्स एकदम अलग है। एएलपी के बेसिक साइंस और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बेसिक साइंस। फिलहाल अभी तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अभी पूरी क्लास करनी है। आप टीम को फोन कर लीजिए, वो आपको अच्छे से बता देगी कि दोनों के सिलेबस और दोनों के कोर्स में बैच में क्या डिफरेंस है। इस नंबर पे फोन कर लीजिए ना। चलो ये वाला सवाल आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करो, रेलवे में कुछ आना है चाहे ना आए, लेकिन ये जरूर आएगा। कल संडे था मेरे भाई। चलो बोला जा रहा है कि गतिज ऊर्जा 69% वृद्धि की जाती है, तो संवेग में बताइए क्या होगा। मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है। गतिज ऊर्जा में 69% की वृद्धि होती है, यानी जो पहले गतिज ऊर्जा 100 थी वो बताइए कितनी हो जाएगी? 169। यही मतलब है, वृद्धि कर दी। अब आप मुझे बताओ जरा, संवेग के बारे में पूछ रहा है, तो K बराबर या K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P स्क्वायर, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √K। प्रश्न ये है कि हमने गतिज ऊर्जा को 69% बढ़ाया, यानी 100 से 169 किया, तो बताइए संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग निकालने के लिए मुझे √K करना होगा, तो 100 का √10 और बच्चों 169 का √13। तो संवेग मोमेंटम 10 से 13 हो गया। बताओ बढ़ा कितना? 3, कितने में? 10 में जुड़े 100, तो टोटल संवेग कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। कल जब मैंने आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिया था तो मैंने इस तरह के सवाल कई सारे सॉल्व कराए थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आगे, ये लो, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ रुद्रा, अभी मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकता मेरे भाई, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा ना तो क्लास खराब हो जाएगी। प्लीज आप मेरी बात समझो, मैंने टीम का नंबर दिया, आप उस पर कॉल कर लीजिए। बोलो क्या बोला जा रहा है? एक 746 मीटर
गहरे तालाब से 360 किलोग्राम का पानी 30 मिनट में डाला जाता है। आपको हॉर्स पावर में शक्ति बतानी है। कई बार क्या होता है कि जब पावर हॉर्स पावर में पूछी जाती है तो लोग घबरा जाते हैं। करना कुछ नहीं होता, सबसे पहले तो आप पावर की वैल्यू निकाल लीजिए और पावर की वैल्यू होती है mgh/t। जब भी कभी आंसर हॉर्स पावर में पूछे, वाट में नहीं हॉर्स पावर में, तो कुछ नहीं करनी है, आप 746 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 746 से डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिक आपका आंसर हॉर्स पावर बन जाएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर हॉर्स पावर बन जाएगा। सर पढ़ने के बीच में कमेंट को स्किप कर दीजिए प्लीज। ओके, मैं वैसे इंपॉर्टेंट कमेंट ही पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। चलो 360 बताइए कितना है, तो m की वैल्यू 360, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 746। ध्यान से सुनो। और बच्चों यहां पर पानी समय 30 मिनट है, तो हमने 30 मिनट को 30 गुणे 60 सेकेंड कर दिया, 30 गुणे 60 सेकेंड कर दिया, और आपको हॉर्स पावर बनाना है तो 746 का डिवाइड। अब आप बताओ क्या ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी? बोलो। तो 746 से 746 कैंसिल, 80808080। बच्चों ऊपर आ गया 36 नीचे 18, ऊपर 36 नीचे 18, इसलिए इस सवाल का सही आंसर 2 हॉर्स पावर के साथ जाएगा, 2 हॉर्स पावर के साथ जाएगा। अरे शिव कुमार वो भी टीम को फोन करके पूछ लीजिए, वो क्लियर कर देगी। जिसका बैच कंप्लीट हो चुका होगा उसका रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसका नहीं कंप्लीट हुआ होगा वो लाइव मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट 10वां बच्चों, ये 10वां सवाल ना उसका मैग्नेटिज्म का, मैंने मैग्नेटिज्म की भी क्वेश्चन लिए, ये सोचते थोड़ी इस बार 2022 वाला जो पेपर था उसमें मैग्नेटिज्म जो आया था वो बहुत अच्छा आया था, तो मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? याद करो कल ही मैंने आप लोगों को सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताया था, म्यू नॉट Ni/L। म्यू नॉट Ni/L ये हमारा सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, बता रखा है ना बच्चों। म्यू नॉट का मान कितना होता है? म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सिर्फ म्यू नॉट का मान पूछा इसलिए मैंने 10⁻⁷ के साथ 4 पाई रखा। फेरो की संख्या कितनी है? 400 है। करंट आई कितना है? तो करंट आई 5 एम्पियर है। बच्चों लंबाई अगर देखा जाए तो लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आपको पता है 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाना होगा, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाया जाएगा 0.1 हो जाएगा, 0.1। बट सवाल ये है कि मुझे कैलकुलेशन सॉल्व कैसे करनी है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो यहां एक 0 बढ़ाएंगे। सर अगर मैं इस पूरे कैलकुलेशन को देखूं 50 गुणे 400 को देखूं तो क्या देना 550 गुणे 4, ये 20 हो जाएगा, और 20 के बाद 3 0 और बचेगा, ऐसे 5 20। अब आप ध्यान से समझो बच्चों, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 पाई के साथ करा दीजिए, और जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई 4 पाई के साथ कराएंगे तो आंसर यहां 8 पाई। और आइए सर ये 3 0 बचे हैं और ये 10⁻⁷ बचा है, 3 0 बचे हैं 10⁻⁷ बचा है, तो बच्चों ये 10⁻⁴ बन जाएगा, -7 + 3 है ना, +4। देखो 4 0 है और ये -7 है, तो -3 हो जाएगा। यहां तक बात सबको क्लियर है? बोलो बोलो। अब एक चीज कहानी सुन लीजिए सब लोग, कहानी ये सुन लीजिए, जब भी कभी आपको 4 पाई की वैल्यू रखनी हो मैग्नेटिज्म में, हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू 12.5 होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है ना, और 8 पाई की वैल्यू रखनी हो तो हमेशा ध्यान रखना वो 25 होती है। मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल निकालते समय इसकी वैल्यू आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, 8 पाई बताइए कितना हो जाएगा? सर 8 पाई हो जाएगा हमारा 25, यानी इसीलिए इस सवाल का सही आंसर 25 गुणे 10⁻⁻3, ये सवाल का सही होता है। अब आप सोचो पहले 25 गुणे 10⁻⁻3 है कौन? ना उमन जो तुम बी क्यों बता रहे हो? बताओ जरा 25 गुणे 10⁻⁻3, क्या ये बी है? नहीं सर ये बी नहीं है। 25 गुणे 10⁻⁻3 तो मेरे दोस्त हम लोग ए आंसर कहेंगे। क्या कहेंगे? ए आंसर कहेंगे। तो सवाल का सही उत्तर ए होगा, है ना, ठीक है। तो भाई साहब कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था सेंटर में किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, सोलेनॉइड के, वो फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 11 नंबर। नहीं ना सूरज, देखो जो मैंने तय कर लिया, मैं हर बार अपने स्टूडेंटों को एक ही बात बोलता हूं, तुम बस ये समझो कि तुम्हें पढ़ना कैसे, तुम्हें बस पढ़ना कैसे, बस ये देखो। बाकी क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है,
वो सब मुझे डिसाइड करने दो, समझे ना, बस आप पढ़ने पे ध्यान दो। चलो 30 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन वो सब मेरी हेड है यार, उतवादी नहीं है, वो मेरे पे छोड़ दो। सवाल देखिए क्या ये वेक्टर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि a प्लस बी बराबर सी है। अरे मतलब क्या है, मतलब ये है कि a और बीटा रिजल्टेंट, सर a और बीटा रिजल्टेंट किसके बराबर है, c के बराबर है। और लास्ट में एक और लाइन बोल दी कि c जो है वो a प्लस बी के बराबर भी है, तो a और b के बीच का कोण बताओ। तो याद करो, एक बार नहीं दसियों बार आपने पढ़ा होगा ये बात, जब भी कभी दोनों बलों के बीच का एंगल थीटा 0 होता है, बल P और बल Q दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, तभी तो रिजल्टेंट R बराबर बताइए क्या था, P प्लस Q। याद है नहीं याद है बात, बोलो। तो रिजल्टेंट R P प्लस Q कब आता है, जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं, मतलब रिजल्टेंट बीच का एंगल कितना हो जा रहा है 0, एक ही दिशा में होते हैं। और तुमने जब बोल दिया कि C की वैल्यू A प्लस बी के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे, आंसर हमारा A आंसर है। जैसे बहुत सारे बच्चे ने बी आंसर दिया, मार खाओगे सबके सब लाइन से है। बी आंसर पता कब देना होता, बी आंसर तब देना होता है जब ये कंडीशन ना देकर इसकी जगह ये कंडीशन दी होती, सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होता, या फिर ऐसा लिखा होता सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन लिखी होती तो बताइए उस समय थीटा हम कितना बताते, तो सर उस समय थीटा बताया जाता 90, है ना। रटिए नहीं, चीजें समझो कि तब क्या आंसर बताना है बच्चों। अगर ये कंडीशन दी होती तब 90 बताते, धोखे से ये कंडीशन दी होती सी बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब थीटा बराबर कितना बताना है 180 बताना है। तो कंडीशन देख के आंसर बताना है ना आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला आंसर इस सवाल का सही उत्तर। ये लीजिए पढ़िए पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 बेटा सटीक और सही उत्तर क्या। कुछ चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ रणनीतियां भी बताऊंगा जिससे कि आप सवाल को सही करो। रणनीति ये है कि इस पूरे न्यूमेरिकल में देखिए मोशन का न्यूमेरिकल है और बोला जा रहा है गलत विकल्प चुनिए। ध्यान से सुनो, गलत। अगर आप ध्यान से देखिए तो लास्ट ऑप्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी के दो आंसर 20 और 10। सोच से देखिए, इन्होंने बोला गलत विकल्प चुनिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो 80 होगी ना, या 10 होगी या 20 होगी, तो दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकते, इसका मतलब इन्हीं में से एक गलत है। तो गलत ना या तो सी है या तो डी है, बट ये दोनों 101% सही है। तो कई बार क्या होगा, जैसे कि पवन ने आंसर बी दिया, अब देखो पवन ना आपने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया है, क्या खास पढ़ते ओरिजिनल। जब सवाल बोला जा रहा है गलत विकल्प चुनिए और बोला है मैक्सिमम वेलोसिटी, समझो बात को। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के दो मान नहीं हो सकते ना, एक ही मान होगा, तो या तो सी गलत होगा या तो डी गलत होगा। और तुम आंसर बता रहे हो बी। सुनो क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन आराम से शुरू होकर 100 सेकंड तक समान तौर से चलती है, फिर अगले 200 सेकंड में मंदन के साथ रुक जाती है। मेरे भाई ये स्टेटमेंट सबसे कॉमन स्टेटमेंट है और इस सवाल का आंसर हम लोग हमेशा ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं। पहले क्या हो रहा है कि ट्रेन आराम से शुरू हो रही है, आराम का मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी 0, 100 सेकंड तक समान त्वरण है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर 200 सेकंड में वेलोसिटी घट के 0 हो जा रही है। ठीक, फिर बोला जा रहा है गति के दौरान 3 किलोमीटर की दूरी तय की है ना। आप समझो बात को यहां पर, सर पहले जो है ये जो शुरुआत वाला 100 सेकंड था, इसमें इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, टोटी एक्सेलेरेशन था। अगला वाला जो 200 सेकंड है, इसमें इसने अपनी वेलोसिटी घटाई, टोटी रिटार्डेशन था, मंदन था। लेकिन अभी बताया ही नहीं कितना मंदन है, बट इन्होंने एक चीज आपको बता दी है कि गति के दौरान चली गई टोटल दूरी 3 किलोमीटर। टोटल दूरी का मतलब हो गया कि ये जो आपका एरिया बनेगा ना सर, ये एरिया कितना है सर, ये एरिया 3 किलोमीटर है। आप चाहो तो इस एरिया को 3000 मीटर भी कर सकते हो। समझे नहीं समझे, कैसे सर एरिया कर दिया, अरे पढ़ते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। पूछा क्या जा रहा था सर, मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकालते हैं डायरेक्ट, तो मेरे भाई मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही पॉइंट होगा ना, बस आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अरे तो बच्चों आप मुझे बताओ, अगर ये एरिया 3000 है तो एरिया का मतलब क्या होता है सर, एरिया का मतलब होता है 1/2 लंब जुड़े आधार।
लंब हमारा Vmax है और आधार कितना है 200 300, दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहना कि एरिया 3000 8/2 मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है और आधार हो जाएगा 200 और प्लस 100 300। ये देखिए बस यहां से सवाल सॉल्व। तो आप देखिए 300 से 300 कैंसिल, मेरे भाई मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही 20 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आया नहीं आया बोलो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 20 आ रही, यानी ये सही है और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा गलत हो जाएगा, डी गलत है। अब आप चाहो तो ए और बी की भी पहचान कर सकते हो। ए है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का मतलब हो गया कि जब वेलोसिटी बढ़ रही थी उस समय का स्लोप अल्फा, तो अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमने निकाल लिया 20, आधार तुम्हारा 100, 20/100 देख लो 0.5 एक्सेलेरेशन आ गया, ये हमारा सही है। 20/100 कोई गलती कर दी क्या, सॉरी 8/5, 8/5 मतलब 0.2, ये हमारा देखो एक्सेलेरेशन सही आ गया। सेम तरह से आप यहां से रिटार्डेशन भी निकाल सकते हो, मंदन है ना, मंदन वो रिटार्डेशन होता है जब वेलोसिटी घट रही थी। तो स्लोप लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 200 मीटर पर सेकेंड और आधार 200 सेकेंड। तो देख लीजिए यहां पर कितना आ जाएगा, ये सॉरी 20, ऊपर 20 है, माफ करिएगा ऊपर क्या है, ऊपर 20 है, ऊपर 20 मैक्सिमम वेलोसिटी और आधार तुम्हारा 200। तो यहां से देखिए 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया मंदन, यानी ये भी हमारा सही है। गलत पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी गलत। चलो नेक्स्ट लो 13वां नंबर, एक छोटी सी नॉलेज होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। बताइए, गुड इवनिंग विन क्लासेस शहजाद मोहम्मद अली, क्या बात है, ओके मजा आई भाई, सवाल में मजा आई, एक बार बता दीजिए जरा, वेरी गुड। और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले जल्दी से एक बार शेयर कर दो। बोला है कि बल की वैल्यू दी है, उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू दी है और लगाई गई शक्ति पूछ रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, लगाई गई शक्ति का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला बल और वेलोसिटी का अदिश गुणनफल भी होता है, डॉट प्रोडक्ट भी होता है, ये भी पावर का एक फॉर्मूला होता है, ये भी पावर का एक फॉर्मूला होता है, समझे कि नहीं समझे। चलो बच्चों अदिश गुणनफल कहते कैसे, आई का मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, जे का मल्टीप्लाई जे वाले के साथ, है ना। तो यहां आई की वैल्यू 2 है और यहां आई की वैल्यू 4 है, 2 चौटो 8, यहां जे की वैल्यू 2 है और यहां जे की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 2, यहां +3 है, यहां -2 है, 3 दूनी 6 है ना। चलो तो आप बताओ जरा इसका आंसर किसके साथ जाएगा, 8 2 10 -6 यानी 4 वॉट, ये सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलो इसका आंसर बताइए, ये भी बढ़िया सवाल है, लेकिन जल्दीबाजी में आप गलत नहीं करना इस सवाल को, है ना, ऐसे सवाल फ्री के नंबर देते जाते हैं। चलो बोलो क्या बात है, नातिक नैतिक आशीष विश्वास मोहम्मद शहजाद विवेक, बोला जा रहा है किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि हो जा रही है, गतिज ऊर्जा बताइए। सबसे पहले वही लाइन याद करिए कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो संवेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है, याद है ना। चलो बताइए गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, 20% की, यानी 100 से गतिज ऊर्जा 120 हो रही, मतलब संवेग, गतिज ऊर्जा नहीं संवेग। और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो हमें स्क्वायर करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p स्क्वायर। बट स्क्वायर करने से पहले हम इसका जो है 880 कैंसिल कर दे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा 100 में 144 हो रही। जब कोई चीज 100 में बढ़ती है, जब कोई चीज 100 में बढ़ती है तो अपने आप वो परसेंटेज हो जाती है। जब कोई वैल्यू 100 में बढ़ती है तो अपने आप क्या बन जाती है, परसेंटेज बन जाती है। वहां बहुत ज्यादा तीन तामड़ा नहीं करना होता है। चलो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, शहजाद मोहम्मद उससे भी कर सकते हैं ए बी फॉर्मूला से, लेकिन मैं ए बी फॉर्मूला बच्चों को थोड़ा कम बताता हूं, है ना, क्योंकि वो लोग ए बी फॉर्मूला रट तो लेते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उसको यूज कब करना है ना, इसलिए मैं थोड़ा उसको कम बताता हूं। बोला जरा 8 फुटबॉल
5 किलोग्राम की एक गेंद को ट्रीट करता है, 10 मीटर पर सेकेंड का वेट देता है। संपर्क 1 सेकेंड के 50वें हिस्से में है, यानी 8/50, तो ट्रीट करने में बल बताइए। ये न्यूटन लॉ पे सबसे फेमस सवाल है। मैं आपको बता दूं न्यूटन लॉ पे F बराबर m इंटू ए होता है, और ए का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास बताइए कितना, मास हमारा 0.5 kg, चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और रही बात समय की, सर समय है 8 सेकेंड के 50 हिस्सा। ठीक है, ओके भाई, मिलेंगे कभी। 8/50 कर लिए, बोलो कर दिया? क्या ये कैलकुलेशन नहीं सोल्व कर पाओगे? बोलो बोलो भैया। ये 0.5 × 10 50, और 50 का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ हो जाएगा, मतलब 5 और नीचे वाला 50, 250 250 न्यूटन ऑप्शन नंबर है। ये लीजिए, मजाक में हमने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए भैया, 75 है लेकिन। बिल्कुल विद गेमर एक बार सिलेक्शन पा लीजिए, हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे, 101% मिलेंगे, है ना। चलो बताओ, 30 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर कार की अधिकतम चाल बताइए। मेरे भाई ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है, जिससे कि कार फिसल ना सके। मैक्सिमम स्पीड, कितनी मैक्सिमम स्पीड चला सकते हो जिससे कि कार कभी फिसले नहीं। तो ध्यान रखिएगा, वो मैक्सिमम स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है V max बराबर √μgr। ये वो मैक्सिमम स्पीड होती है जिसको आप चलाने के बाद बिना फिसले गाड़ी चला सकते हो, है ना। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम पर। तो म्यू की वैल्यू 0.4 है, और जी की वैल्यू कितनी है सर? जी की वैल्यू 10 है, और रही बात आर की, तो आर मेरे भाई 30 है। देख लो, अगर मैं इस पूरी डेटा को सॉल्व करके देखूं तो कितना आंसर आ जाएगा सर? ये आंसर आ जाएगा √120। बच्चों √120 कितना होता है? तो कहना √120 लगभग अप्रॉक्स 11 मीटर पर सेकेंड होता है ना भाई। 131 का √11 लेकिन 120 है, तो लगभग 11 से थोड़ा सा कम, वो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलो, सार्थक भी 1-2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, क्योंकि कई बार घूम फिर के सार्थक निकालना आ जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन मैंने सार्थक के डाले हैं जैसे कि आपको क्लियर है। तो ये फाइनली ना हमारे न्यूमेरिकल का पूरा रिवीजन है, इस बात को समझ लीजिए। आपको न्यूमेरिकल कितना अच्छा आता है, ये 75 क्वेश्चन आपको डिसाइड कर देंगे। अगर आप इनमें से ज्यादा क्वेश्चन कर ले रहे हो, वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हो तो इनको अच्छे से कर लीजिए। चलो बोलो, इन्होंने बोला है सार्थक में 0.06900 बोला जा रहा है कि आप बताओ इनमें से सार्थक अंक कितने हैं। तो मैंने कई बार बताया है, स्टार्टिंग जीरो कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरो को कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं लेना, है ना। लेकिन एंडिंग जीरो लेना है, परंतु वो दशमलव के बाद होने चाहिए। दशमलव के पहले वाले एंडिंग जीरो भी नहीं लिए जाते, लेकिन दशमलव के बाद वाले एंडिंग जीरो लिए जाते हैं। तो नॉन जीरो 6 और 9 को लेना ही लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन दशमलव के बाद वाले जो एंडिंग जीरो है वो लिए जाते हैं, इसलिए इसमें सार्थक अंक 4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पता है ऐसे लिखा होता, देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, ऐसे सिर्फ ऐसे, तो 6 और 9 तो लिए जाते, लेकिन ये दशमलव के पहले एंडिंग जीरो आ रहा है तो इनको नहीं लिया जाता। तो इसमें 2 सार्थक अंक होते, ध्यान रखिएगा। चलो फिलहाल तो 4 हो रहे। नेक्स्ट आइए, ये भी एक बड़ा तगड़ा सवाल मिला था। एक्चुअली में ये सवाल पता है कब आया था, मैं आपको बता दूं। ये सवाल ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है, आप पेपर उठा के देखिएगा। ग्रुप डी 2018 के सब क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछा गया, ग्रुप डी 2018 के, और बहुत सही सवाल है। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ है, एकदम आराम से आप कर सकते हो बिना किसी हेडेक के। क्या बोला जा रहा है? एक संरक्षी बल पी से क्यू ले जाने में 5 जूल का काम होता है। देखो आपने कहा कि एक संरक्षी बल के क्षेत्र में जब आप बिंदु P से Q की ओर ले जाते हो तो 5 जूल का काम करना होता है। इसका मतलब पहले समझो, P से Q ले जाने का मतलब आपने उसमें ऊर्जा दी। तो अगर मैं पूछूं कि P से Q ले जाने में 5 जूल का काम करना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि Q की ऊर्जा ज्यादा हो गई, तो Q की ऊर्जा माइनस P की ऊर्जा, बाद वाले की ऊर्जा ज्यादा होगी, बाद वाले की ऊर्जा -5 वाले पहले वाले की ऊर्जा बराबर 5, ये करना होता है। दूसरा ये, अब आपको Q से R ले जाने पे 2 जूल का काम करना है, तो Q से R ले जाने पे 2 जूल का काम करना है, तो R की ऊर्जा माइनस Q की ऊर्जा, ये बताइए किसके बराबर हो जाएगा? सर ये 2 जूल के बराबर हो जाएगा।
लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी से आर ले जाने में कितना काम करना होगा, पी से आर, तो आर की ऊर्जा माइनस पी की ऊर्जा आपको ये निकालना है, आर माइनस पी निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे, ये बहुत क्लियर कट बात है, इस बात को समझ लो। तो आप इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ देंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, तो ये आ जाएगा क्यू आर माइनस क्यू पी, और क्यू आर माइनस क्यू पी 5 + 2 7 हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 7 जाएगा। ये ग्रुप डी 2018 का सवाल है, जाके देख लीजिएगा चाहे। और हमेशा इस बात को याद रखना, जब हम लोग कार्य करते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए हमने बाद वाली की ऊर्जा माइनस पहले वाली की ऊर्जा करके कार्य के बराबर दिया। नेक्स्ट है ये लो, ये वाला सवाल भी देखिए, अब इसमें सवाल थोड़ा सा चेंज है, कमी वाला कॉन्सेप्ट है ना। बताइए इस सवाल का फटाफट जल्दी से आंसर बताइए, देखते कितने लोग इस सवाल का सही उत्तर करते। वेरी गुड, थोड़ा एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए यार, देखने वाले इतने हैं, लाइक अभी इतने ही पड़े, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से दबा के एक बार लाइक कर दीजिए। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 19% कम हो रही तो संवेग में बताइए कितनी कमी हो रही। तो पहले आप मुझे बताओ, गतिज ऊर्जा 19% कम हो रही है, यानी जो पहले गतिज ऊर्जा 100 थी वो 19% कम होकर 81 हो जाएगी, यही मतलब हुआ नहीं हुआ, आप मुझे बताओ। अच्छा, गतिज ऊर्जा 19% कम हो रही है, यानी जो 100 थी वो 81 हो जाएगी। और बच्चों अगर संवेग निकालना है तो संवेग गतिज ऊर्जा के √k के समानुपाती होता है, संवेग गतिज ऊर्जा के √k के समानुपाती होता है। तो मैं कहूंगा कि अगर संवेग निकालना चाह रहे हैं सर तो √ कर दो, तो 100 का √10 और 81 का √9। तो आप मुझे जल्दी से बताइए जरा, अगर 10 से 9 हो जाता है तो संवेग क्या घटा, तो संवेग घटा 1 किसमें, 10 में, और 1/10 तो पूरी दुनिया को पता है कि 1/10 का मतलब 10% होता है, 10% होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी संवेग में 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, बोलो क्लियर है। इसी तरह का मैं एक और सवाल ले लेता हूं, है ना, आप लोग भी जरा ट्राई करिए। एक बच्चा कह रहा है नहीं समझ में आ रहा, मैं जल्दी से एक सवाल और ले लेता हूं। अगर मैंने आपसे ये कहा होता कि गतिज ऊर्जा में, ध्यान से सुनो, गतिज ऊर्जा में, सर मैंने आपसे अगर ये बोला होता कि गतिज ऊर्जा में 64% की कमी आ रही है, सर गतिज ऊर्जा में 64% की कमी आ रही है, तो आप मुझे बताइए जरा संवेग में कितने % की कमी होगी। चलो जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। अगर मैं तुमसे कह दूं कि संवेग में, गतिज ऊर्जा में 64% की कमी है, तो संवेग में कमी बताइए, है ना। और विद गेमर तुम पहले इधर देखो, है ना, दुनिया भर की बकवास नहीं करना, सीधे सीधे समझो, k बराबर होता है p²/2m। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं संवेग p को √k के समानुपाती बोल सकता हूं, p को √k के समानुपाती बोल सकता हूं, यानी बात क्लियर हो रही, ठीक है। आप समझो सर, गतिज ऊर्जा तो हमने कितना % घटाया है, 64%, मतलब जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पहले 100 थी, सर उसको 64 घटाकर, सर 64 घटा दिया, यानी 64 कम कर दिया, तो वो 36 हो जाएगी। यहां तक तुम्हें क्लियर हुआ कि पहले अगर 100 थी, 64% कम करना है तो वो 36 हो जाएगी। मुझे संवेग निकालना, संवेग का मतलब है √, वो देखिए √, तो 100 का √10, 36 का √6, तो संवेग 10 से कितना हो गया, 6। बच्चों 10 से 6 हो गया, इसका मतलब कितना घटा, 4, किसमें, 10 में। और परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो संवेग में 40% की कमी हो गई। कितना बेहतरीन सवाल है, मैंने किसी तरह का लुल्लू चुप्पो बताया नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, तो किसी तरह का हुलू हुलू नहीं है यार, एकदम सवाल एकदम क्लियर है। चलो क्या सवाल देखिए, 20वां नंबर, बताओ। सबको क्लियर हो गया ना, अब तो नहीं गलत होगा, बोलो। अब ये वाला सवाल देखो, एक कार आराम से शुरू होती है, आराम का मतलब स्थिर से, एक्स अक्ष में पहले वो 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर से चलती है 8 सेकंड तक, फिर ही बोला जा रहा है कि यह स्थिर वेग से चलती है और 12 सेकंड तक, 12 सेकंड तक चलती है, तो बोला है आराम से चलने के बाद 12 सेकंड में तय की गई दूरी। वाह भाई वाह, 12 सेकंड, समझो बात को। पहले क्या हुआ कि पहले वो 0 से 8 सेकंड तक कैसे चलती है, सर एक एक्सेलेरेशन से चलती है, एक्सेलेरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फिर 12 सेकंड तक यानी आगे जो है वो आराम से चलती है। बच्चों ऐसे सवालों में ना
सीधा सीधा आप ग्राफ बना लिया करिए, और ग्राफ सबसे ज्यादा आसान होता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहले स्थिर से शुरू हुई और 8 सेकंड तक कैसे चली है सर, एक एक्सेलेरेशन से चली है, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। फिर अगले 4 सेकंड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलिए ऐसे, है ना। अब अगर मैं पूछूं कि कहां पर कौन सा पॉइंट रखोगे सर, तो ये वाला पॉइंट हो रहा है 8 सेकंड वाला, और ये वाला पॉइंट हो रहा है 12 सेकंड वाला। समझो बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये वेलोसिटी आप बता सकते हो? यस सर, बताई जा सकती है। एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ेगी, तो 8 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 8 5 40, यानी ये वेलोसिटी का जो मान होने वाला है वो 40 मीटर पर सेकंड होने वाला। सर दूरी पूछ रहा 12 सेकंड तक कितनी दूरी है। ओके, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 मीटर पर सेकंड और ये भी 40 मीटर पर सेकंड। 40 कहां से आ रहा? क्लियर हो गया। चलो अब बताओ 12 सेकंड में टोटल कितनी दूरी होगी? बोलो कैसा लगेगा? तो आपको क्या करना है, ये एरिया निकालना बस। तो 12 ये 8 ये सर, ये वैल्यू 4 और 4 और ये 40, 4 चौको 16, यानी 160 मीटर ये एरिया हो गया, है ना। और ये त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया सुनो, चौरोटी 32 और 32 का आधा 160, ये वाला एरिया भी 160 मीटर हो गया। तो दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, यानी इस सवाल का सही आंसर 320 मीटर के साथ जाएगा। कि चलिए रही जो टोटल दूरी होनी चाहिए वो बताइए कितनी हो जाएगी? 320 मीटर। सबको क्लियर हो गया ना? अब आपने जैसे भी लगाया हो, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि पूरे 12 सेकंड तक ही चली रही दूरी हाफ ए स्क्वायर से निकाल रहे होंगे। हाफ ए की वैल्यू उन्होंने 5 रख दी होगी, टी की वैल्यू 12 रख दी होगी, अलग आंसर आ रहा होगा। समझो बात हो। चलो यला बताइए, एक वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, विश्राम अवस्था से 5 मीटर पर सेकंड तक त्वरित होता है, तो 20 सेकंड। ये आसान है, ये बहुत आसान है, एकदम आसान है, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है सर। सीधा सीधा विश्राम अवस्था दे दिया, इसलिए दूरी का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हाफ ए स्क्वायर लगा। विश्राम अवस्था बोल दिया ना, विश्राम का मतलब यू को लेना ही नहीं है। एक्सेलेरेशन 5 है, समय की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो, है ना, 20 का स्क्वायर 400, 400 जोड़े 5 2000, 2000 बटे 2, 2000 बटे 2 1000 मीटर। मेरे हिसाब से ये आसान सवाल था, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आइए, ये लीजिए। हाँ, एक बढ़िया सवाल मिला मुझे, ये सवाल अच्छा है 22 बराबर, क्या बात है, वेरी गुड। थोड़ा एक बार सेशन को और सब लोग शेयर करो फटाक से। बोला ही जा रहा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था नया पॉइंट है। इन्होंने बोला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो I इंटू एरिया होता है, करंट I इंटू एरिया। देख लो मात्रक में भी एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखा है, ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन देखिए क्या है, केंद्र पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होना चाहिए? सीधा लंबा तार 50 घुमाव। अच्छा घुमाव भी दिए रहे हैं, तो घुमाव दिए रहे तो नंबर ऑफ टर्न भी मल्टीप्लाई होंगे। 50 घुमाव है, नियत धारा 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, मतलब करंट 6 एम्पियर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो करंट की जगह पर 6 एम्पियर, और बच्चों त्रिज्या का मतलब हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर बनाना होगा, 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर करना होगा, और नंबर ऑफ लूप कितने हो रहे? नंबर ऑफ लूप 50 हो रहा है। ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तब पे जाके आंसर है ना। अमन, मैं इस बार अभी सिचुएशन में नहीं हूं कि मैं तुम्हें टटअप बताऊं, माफ करो भैया यार, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा क्लास लूं तो टटअप बताऊं? गलत समय पे गलत सवाल मत पूछा कीजिए, ठीक है। चलो अब जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है, टेक्निक क्या है मल्टीप्लाई की, आप उसको समझो पहले। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर मैं 6 गुणे पाई कर लूं यहां पर, और यहां पर 6 गुणे पाई करने के बाद आप बताइए आगे तुम्हारा एक तरह हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 गुणे 50, ताकि मुझे सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब मैं देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझना बड़े कायदे से। बच्चों 50 गुणे 4 कितना हो जाएगा सर? 50 गुणे 4 हो जाएगा 200, है ना। और 200 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 के साथ कर दे 1200, और 1200 का मल्टीप्लाई जो है सर, 1200 का मल्टीप्लाई हम लोग पाई के साथ करना है और इंटू 10⁻⁻4 करना है, समझो। तो क्या हम लोग इस वैल्यू को
सर इस वैल्यू को हम लोग m बराबर इस वैल्यू को 2 जीरो और हटा दे तो 12 जुड़े पाई और इंटू 10⁻² कर सकते हैं। सर 12 जुड़े पाई कितना हो रहा, लगभग 3 मान ले तो 12 3 36, 12 3 36 और 3.14 होता है तो 14 जुड़े 12 हो जाएगा तो दशमलव में कुछ आ जाएगा। तो मेरे भाई ये 10⁻²। अब आप खुद मुझे बताओ अगर पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.36 आएगा, ये अप्रॉक्स आंसर है ना। तो 0.36 को हम लोग 0.37 कर सकते हैं, 0.37 कर सकते, ठीक है। और नहीं तो एक चीज याद कर लो, 4 पाई मैंने कितना बताया था 12.5, 8 पाई कितना बताया था 25, तो बताइए 12 पाई कितना हो जाएगा 12.5 का 3 गुना और 12.5 का 3 गुना 37। ये सब डेटा आपको क्लियर होना चाहिए तब कई सारे सवाल सॉल्व होगा। नेक्स्ट है ये लो 23 नंबर, ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आंसर दीजिए, क्या बात है, वेरी गुड। अब ये सवाल को थोड़ा समझना क्या बोला जा रहा, दो तार P और Q एक ही समय में सीधी रेखा में चलना शुरू होती है। फिर बोला जा रहा है X दिया है P के लिए और X दिया है Q के लिए, ये X दिया है P के लिए और ये X दिया है Q के लिए। तो बताइए किस समय पे दोनों तारों का वेट समान है। तो हमें क्या करना है कि एक बार यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए और एक बार यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए, और बच्चों वेलोसिटी निकालने के बाद आप उन दोनों को बराबर कर दो। बट विस्थापन से वेलोसिटी कैसे निकलती है, आउटलन काट है ना। तो मेरे भाई ये बताओ अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन कराऊं AT प्लस BT स्क्वायर का, बताइए कितना हो जाएगा। AT का आउटलन A और बच्चों BT स्क्वायर हटाएंगे तो 2BT, ये जो मान निकला सर ये मान वेलोसिटी आ गया, आउटलन काट निकाला दान। चलो इधर आइए, इधर आउटलन आइए, FT का आउटलन सिर्फ F और T स्क्वायर का आउटलन -2T, ऐसे 2T। अब आप बताओ क्या इसको सॉल्व करते, आप T नहीं बता सकते क्या, बोलो भाई कैसे बताना है। ये इधर लाना है, ये इधर लाना है, ये इधर लाइए, पहले ये 2T इधर लाइए, तो 2T इधर लाएंगे तो हम लोग का कॉमन क्या हो जाएगा, T कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 + 2B और A इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा F - A। तो यहां से T बराबर क्या आ जाएगा सर, T बराबर आ जाएगा F - A ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 कॉमन लेके 1 + B। ऐसा तो उत्तर हो तो बता दो, है ना। तो ऐसा तो उत्तर है, यस है। ऑप्शन नंबर देख लो डी हमारा इस सवाल का सही आंसर है। कुछ नहीं किया था, सिर्फ हमने वेलोसिटी का मान निकाल के आपस में बराबर कर दिया और उसके बाद वो समय पता चल गया जिस समय पे हमारी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना पिछला वाला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था वो भी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा पानी के 2 अणु का द्रव्यमान है। एकदम आसान है सर, 2 अणु है ना। अगर 1 अणु का द्रव्यमान पूछा जाता है कि H2O के 1 अणु का द्रव्यमान कितना है, तो आप सीधा सीधा बोलते 36 ग्राम। 1 अणु का द्रव्यमान 36 ग्राम। लेकिन जब आपने 2 अणु का पूछा है, इसका अणु भार है, तो 2 अणु का पूछा जाएगा तो आप बताइए 2 अणु का द्रव्यमान, उल्टा बता दिया, 1 अणु का 18 ग्राम होगा। 1 अणु का 18 ग्राम, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन, 16 + 2 18। लेकिन जब 2 अणु का द्रव्यमान पूछा जाएगा तो आप बताइए 2 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। 2 अणु का द्रव्यमान हो जाएगा सीधा सीधा 36 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ये आसान था। नेक्स्ट, ये भी ये 2018 के ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है ये भी। चलो बताओ इसका आंसर। बोला है 180 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक है, तो विलयन में द्रव्यमान बटे द्रव्यमान की सांद्रता बताइए। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि जब सांद्रता निकालनी होती है, सांद्रता मतलब होता है ऊपर विलय जो ढोला जा रहा है और नीचे विलयन, विलयन मतलब टोटल। तो 180 ग्राम में 20 ग्राम पानी मिलाना है तो सांद्रता हो जाएगी कि 20 ग्राम नमक मिलाना है। 180 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक मिलाना, तो 20 ग्राम नमक ऊपर रखिए और नीचे विलियन रखिए, और विलियन का मतलब होता है टोटल वैल्यू। मैं पहले बता दूं विलियन का मतलब होता है टोटल वैल्यू। तो सांद्रता इसी तरह से तो निकलती है,
कि ऊपर आपको क्या रखना है, विलेय पदार्थ, और नीचे विलेय चलो इंटू 7 कर दीजिए। अब आप बताओ जरा, ये उत्तर किसके साथ जाएगा, तो क्या है ना, ये 20/200 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिए तो सवाल का सही उत्तर 10% होगा। सवाल का सही उत्तर हमारा 10% होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर से। नेक्स्ट है, क्या बात है, 75 में से हम लोग 25 क्वेश्चन क्रॉस कर लिए, ध्यान रखिएगा। और भाई साहब आप सब लोगों का रिस्पांस बहुत खराब है यार, अभी तक भी हम लोग 200 क्रॉस नहीं हुए, है ना। तो यार अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये रिस्पांस है तो कैसे काम चलेगा। तो जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, पहले जल्दी से एक बार पहले सेशन को शेयर कर दो। नीचे 20 क्यों है, अरे नीचे 20 क्यों है, मतलब नीचे 20 कहां है, अरे 180 + 20, 180 ग्राम तो सिर्फ पानी था ना, उसमें 20 ग्राम नमक बन गया, तो विलियन कितना हो गया, 180 + 20 200, है ना। नेक्स्ट है, ये लो, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से अरे कार्बन डाइऑक्साइड का भार बताइए। ये वैसे आसान सवाल होते हैं, है ना, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है तो कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है। अब आपको सिर्फ अणु भार रखने बच्चों, CO2 का अणु भार होता है 44, कैल्शियम ऑक्साइड का अणु भार होता है 56, भाई कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, और 56 और 44 जोड़ दीजिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा 100। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, सर ये होगा कि 100 ग्राम जब कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 44 ग्राम हमें CO2 मिलेगा। लेकिन यहां पर बताइए है कितना, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर 10 ग्राम होगा तो बताइए इसकी वैल्यू अगर 10 ग्राम कर देंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे तो यहां पर भी 10 का डिवाइड हो जाएगा, यानी 4.4 ग्राम होगा। इस सवाल से 4.4 ग्राम होगा, ऑप्शन बताइए। चलो नेक्स्ट, ये लीजिए, ये हमारा लिक्विड वाले चैप्टर से सवाल है, पढ़िए जल्दी से और बताइए सवाल का सही उत्तर क्या होगा। एकदम आसान है ना। रुद्रा कह रहे हैं सर मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, ये मुझे मत बताइए, ये जब आपका पेपर होने वाला होगा तो वहां जो पेपर लेने वाला एग्जामिनर होगा आप उसको बताइए रेडी मैंने सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मुझे बता दीजिए क्या मिलेगा भाई। चलो सवाल देखो, 5 किलोग्राम वजन की लकड़ी का टुकड़ा द्रव के नीचे अपने आयतन में 60% तैर रहा है। एक बार नहीं 10 बार बताया ये बात। जब भी कभी कोई भी पिंड पानी में तैरता है, जब भी कभी कोई भी पिंड किसमें तैरता है, पानी में तैरता है, तो उसका जितना % हिस्सा पानी के अंदर होता है बस वही उसकी रिलेटिव डेंसिटी बन जाती है। फिर से सुनिए, जब भी कभी कोई पिंड पानी में तैरता है तो जितना हिस्सा उसका पानी के अंदर होता है वही उसकी रिलेटिव डेंसिटी बन जाती है। अगर 60% हिस्सा पानी के अंदर है तो रिलेटिव डेंसिटी 0.6 हो जाएगी। भाई परसेंटेज को दशमलव में तो बनाओगे ना, ये कॉन्सेप्ट है, मैं पहले बता दूं ये कॉन्सेप्ट है ना। तो आंसर इसका 0.6, और ये बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है, 10 जरे लगाया जाएगा, इस बार बता रखिए। चलो आगे ये लो, वर्क पावर और एनर्जी से क्वेश्चन आ गया 28 नंबर। क्या अच्छा हम लोग 9 बजे तक ये पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। 60 किलोग्राम वजन का एक आदमी अपने सिर पे 20 किलोग्राम का भार लेके चढ़ता है, 20 सीढ़ियां चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 0.2 मीटर। अब देखो 20 सीढ़ियां चढ़ रहा है और एक सीढ़ी की ऊंचाई 0.2 मीटर है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल जो उसको हाइट चढ़नी है वो 4 मीटर की हाइट चढ़नी है। 10 सेकेंड का समय लेता है, तो बताइए 73। तो कैसे निकाला जा रहा है बताओ। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है mgh/t। वैल्यू जल्दी से रखिए, द्रव्यमान 60 किलोग्राम का वजन का आदमी है, 20 किलोग्राम भार लेके चल रहा है, तो 60 + 20 80 किलोग्राम हो गया। अरे जी की वैल्यू 10 और रही बात h की वैल्यू 4 मीटर। समय कितना है सर? समय तुमने लिया है 10 सेकेंड। ये देखो सारी वैल्यू हमने रख दी, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं स्पीड अप है, 1 घंटे में लोड 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल नहीं होता। हमारा 1 घंटे में 28 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो रहा है।
ये देखिए 10 से 10 टेंसिल, आंसर बताइए स्टैटिस्टिक्स साथ जा रहा सर, आंसर इसका जा रहा 320 वॉट के साथ। ओहो 320 नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, 320 नहीं है तो कोई बात नहीं, समझो जी की वैल्यू को आप 10 ना लेके 9.8 ले लो, 9.8 ले लो रे, तो वैल्यू 320 से कम आ जाएगी, यानी 313.6 आ जाएगी, 313.6। नेक्स्ट टाइम ये लो, देखो एएलपी का बैच लेने से आप कुछ नहीं हो रहा, आप साइंस स्पेशल पढ़ लो, क्योंकि पूरा एएलपी पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप साइंस बस है ना। नेक्स्ट ये लीजिए 29 नंबर सवाल बच्चों, ये वाला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार एक साइंस बहुत अच्छी पूछी जा रही थी आईसीएआर के एग्जाम में, है ना, उसी से उठाया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी युग्म में अणुओं की संख्या समान है? बच्चों वो युग्म में अणुओं की संख्या समान होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल समान होंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल सेम होंगे ना, ध्यान रखना उसमें अणुओं की संख्या समान होगी। मोल कैसे निकालते हो? मोल ऊपर रखते हैं द्रव्यमान, नीचे रखते हैं अणु भार, तो द्रव्यमान और अणु भार का अनुपात जिसमें बराबर होगा सर उसी में हमारे पास समान होगा। जैसे कि O2 का 32 ग्राम है ना, और नाइट्रोजन का 32 ग्राम समान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का अणु भार 28 होता है, O2 का 32 होता है, तो यहां तो 8 मोल आ जाएंगे, यहां पर 8 मोल नहीं आएंगे। नाइट्रोजन का 28, CO2 का 22, ये भी बराबर नहीं हो रहा, CO2 का यहाँ 44 होना चाहिए, O2 का 8 ग्राम और CO2 का 22, गलत हो गया बच्चों, 22 ग्राम 44 का आधा है, जबकि 8 ग्राम O2 का 8 ग्राम 32 का आधा होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, यहाँ ये भी बराबर नहीं, तो 101% इसका आंसर ऑप्शन नंबर। सर वेट ऊपर ले जाने पे कॉस्ट 90 होगा, वाह भाई वाह लोटस भाई है, लोटस भाई ये कैसे काम चले रहा यार, तुम एक अच्छे लड़के हो लोटस, देखो देखो लोटस, ये बताओ जरा, नीचे की ओर mg काम कर रहा है, आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ जरा ये थीटा 90 होगा कि 180 होगा, समझे ना? तो इसका सही आंसर O2 16, क्योंकि 32 का आधा 16 है और यहां 28 का आधा 14, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, है ना, ये भी एक बड़ा हम लोगों के साथ दर्द है कि जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो उसी समय आपको भूख लगती है, उसी समय पेशाब लगती है, अरे उसी समय दुनिया के जितने भी काम आते हैं वो सब उसी समय आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा दर्द है ना। चलो नेक्स्ट है, बोला जा रहा है चित्र में बताइए पर्वत में धारा क्या है, धारा बता रही है, और धारा के दो आंसर है, 3 ओम में है, 4 ओम में है, और आपको जो वैल्यू बतानी है ना 3 और 4 में वो अलग अलग है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। चलो बोलो, बोला जा रहा है, अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको नेट रेजिस्टेंस बताना होगा, आप देखो जरा डॉट से, तो 2 4 2 2 4 2 8 8 8 का पैरेलल, 2 4 2 8 8 8 का पैरेलल 4, फिर 4 आ गया, तो 4 ये 4 आ गया यहां से यहां तक का, ध्यान सुनो, 2 4 2 8 8 8 का पैरेलल 4 4 3 7 2 9, मेरे भाई यहां पर नेट रेजिस्टेंस क्या सबको नजर आ रहा है कि नेट रेजिस्टेंस 9 ओम होगा। सबसे पहले तो आपको ये नेट रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस 9 ओम। करंट की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, मेरे भाई करंट 9 वोल्ट की बैटरी, 9 ओम का रेजिस्टेंस, यानी यहां से जाने वाली जो करंट होगी वो 8 एम्पियर होगी, यहां से जाने वाली करंट मेरे भाई 8 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी, समझे नहीं समझे? अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां से 1 एम्पियर की करंट जाएगी तो 3 ओम में भी तो 1 एम्पियर की करंट जाएगी, अब आप बताओ 3 ओम में अगर 1 एम्पियर जाएगा तो 3 ओम में 0.5 0.25, ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया सर, है ना। चलो 4 ओम की कैलकुलेशन करते हैं, 4 ओम कहां है सर? 4 ओम ये है मेरे भाई, जब भी कभी सिमेट्रिसिटी आती है, मैंने एक बार नहीं 10 बार बताया कि सिमेट्रिसिटी आते समय करंट इक्वली डिवाइड होती है, जैसे कि 1 एम्पियर यहां जा रही है तो 1 में से आधी 0.5 यहां आ जाएगी और 0.5 आगे चली जाएगी, याद है ना, इक्वली डिवाइड होती है जब इस तरह सिमेट्रिसिटी होती है। फिर 0.5 इधर गई, 0.5 जब यहां बटेगी 0.5 में से, तो इसकी आधी 0.25 यहां आ जाएगी और 0.25 आगे निकल जाएगी, समझे? तो 4 ओम में कितनी धारा जाएगी? 0.25 एम्पियर जाएगी, 4 ओम में 0.25 एम्पियर जाएगी, ऑप्शन नंबर
डी इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा सवाल था, टीसी में भी तुम मुझसे ट्रेंड पूछो मैं बता दूंगा किस में क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है 38 नंबर, इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल बाइनरी, घूम फिर के सवाल आ जाते हैं। पिछली बार तो एनटीपीसी में अचानक से पता टोन वाला सवाल आ रहा था, रोमन अंटो वाला सवाल आ रहा था, 2-3 सवाल ऐसे आ रहे थे जिसमें बोला जा रहा था 490 500 को रोमन अंट बताइए। मैं किसी दिन पढ़ाऊंगा, धोटे से अगर आ गया तो फिर लो हालत खराब। तो रोमन अंक भी निकालना सीख लीजिएगा कि 400 500 ये बड़ी संख्याओं का रोमन अंक कैसे लिखते हैं। 127 दशमलव संख्या को बाइनरी बनाइए, है ना। तो बच्चों जिस संख्या को हमें बाइनरी बनाना होता है सबसे पहले ध्यान रखिए ना उस संख्या को लिख लीजिए। इसको बाइनरी बनाना है तो आप इसको 2 से भाग कराइए और 2 से भाग कराने के बाद शेषफल आपको बगल में लिखना है, बस इस बात को ध्यान रखिए। तो बच्चों अगर 2 से भाग कराएंगे तो 63 बार जाएगा और 63 के बाद 8 शेषफल यहां, फिर 2 से भाग कीजिए, फिर 2 से भाग कीजिए 31 बार जाएगा और 31 बार 8 शेषफल यहां, फिर 2 से भाग कीजिए 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30 8 शेषफल यहां, फिर 2 से भाग कीजिए 7 बार जाएगा सर 8 शेषफल यहां, समझो। फिर 2 से भाग कीजिए 2 से 3 बार जाएगा 2 3 6 8 शेषफल यहां, फिर 2 से भाग कीजिए सर 8 बार जाएगा 2 8 2 8 शेषफल यहां। ये इस तरह से उल्टा रट लिखा जाएगा, उल्टा रट लिखा जाता है ना। तो उल्टा रट लिखा जाएगा कितनी बार 8 आ जाएगा 3 4 5 6 7, 7 बार 8 आया है और 7 बार वाला 8 वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान रखना है इसको नीचे से ऊपर साइड लिखा जाता है, नीचे से ऊपर साइड। तो क्या लिखा जाएगा इसको, तो कहना 7 बार बनाया है 8 8 8 4 5 6 7 इस तरह से, ये इसका बाइनरी ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर। नेक्स्ट और एक काम और सुनो, बाइनरी टू डेसिमल कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये बाइनरी लिख दिया 7 बार 4 5 6 7, अरे इसका डेसिमल बनाना है तो डेसिमल बनाने के लिए हमें 2 की पावर 0 2 की पावर 8 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। बस आप जोड़ के देख लीजिए तो यहाँ 8 2 4 8 12 24 नहीं 8 के बाद 12 नहीं है, 8 के बाद 16 16 के बाद 32 32 के बाद 64, आप इन सबको उठा के जोड़ लीजिए 127 आ जाएगा, समझे ना। तो दोनों बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि लगाना कैसे। नेक्स्ट 22 नंबर आंसर दीजिए, बोलिए। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है। नेक्स्ट है, बोला जा रहा है कि 2 पारदर्शी माध्यम ए और बी, इनकी स्पीड दी है, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक बताना है। सर बी के सापेक्ष ए का याद करो, मैंने कहा था जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो हमेशा नीचे होता है, जिसका अपवर्तनांक पूछा जाता है वो ऊपर होता है। बी के सापेक्ष एटा, बी के सापेक्ष एटा, है ना। लेकिन अगर इसको वेलोसिटी में कंपैरिजन करो ना, वेलोसिटी उल्टी होती है, अपवर्तनांक की उल्टी होती है वेलोसिटी। बी के सापेक्ष एटा तो आप कहना बी की वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी मेरे भाई, ए की वेलोसिटी नीचे। बस सवाल सॉल्व कर दो जल्दी से। तो बी की वेलोसिटी कितनी है सर, बी की वेलोसिटी है 2.25 गुणे 10 की पावर 8 और ए की वेलोसिटी कितनी है सर, ए की वेलोसिटी है 2 गुणे 10 की पावर 8। ये देखिए, चलो अब आप बताओ जरा इस सवाल का आंसर किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस पूरे डेटा को सॉल्व करके देखिए 1.125 ये सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट ये लो, ऑप्टिक्स बहुत खतरनाक आईडी, मैं पहले बता दे रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, आगाह कर दे रहा हूं। अगर आपने ऑप्टिक्स को हल्के में लिया तो आपका पूरा पेपर खराब करने के लिए सिर्फ ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ही काफी होंगे। एकदम सही है और ये सूचना एकदम जनहित में जारी है, इसलिए ऑप्टिक्स को आप कृपया करके जो है अच्छे से पढ़ लें। बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की, ये आया हुआ सवाल है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। हालांकि ये सवाल बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए दिमाग तुम्हारे पास तगड़ा होना चाहिए एकदम। जैसे कि मैंने मान लीजिए आपके सामने इस तरह से अवतल दर्पण बनाया बच्चों, अगर ये मेरा अवतल दर्पण है तो ये क्या है सर, ये पोल है, आगे ये क्या है सर, ये हमारा फोकस है और आगे ये क्या है सेंटर है। ध्यान से एकदम कायदे में सुनना सर,
फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। वस्तु को रखा कहां है तुमने, वस्तु को रखा है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मेरे भाई 18 सेंटीमीटर सर 20 से थोड़ा सा कम होगा, यानी इस 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने वस्तु को रखा है। ये वस्तु की ऊंचाई कितनी है सर, वस्तु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ये वस्तु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या होनी चाहिए, सवाल ये है ना। सवाल को सॉल्व नहीं करना, बिना सवाल सॉल्व किए हो जाएगा इस तरह के। ये पता है ये 2-3 एग्जाम में सवाल आया था। मैं आपको पहले बता दूं, ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया ICAR में, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही डेटा के साथ। फिर ये सवाल आया तुम्हारे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में, फिर ये सवाल आया ग्रुप डी परीक्षा 2022 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बताइए जरा, अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो ना प्रतिबिंब बनता है सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। सर यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इन सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में प्रतिबिंब बने रही है, ये देखिए। तो प्रतिबिंब एक तो उल्टा बनेगा है ना, और उल्टे के साथ साथ जो इनफाइनाइट की ओर बनता है वो बड़ा बनता है। तो आंसर ना बड़ा और उल्टा के साथ जाएगा, तो सीधा वाला उत्तर गलत, 8 सेंटीमीटर से कम ये भी गलत। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सेंटीमीटर से अधिक, और बच्चों उल्टा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये डेटा ऐसे ही सॉल्व करना होता है ना, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल लगाना नहीं है था इसको। सेम तरीके का एक और सवाल, ये भी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आया हुआ सवाल है, लगाओ जरा इसको, देखिए कितने लोग क्वेश्चन नंबर 34 को अटेम्प्ट करते हैं, उसी तरह का सवाल है लगभग। क्या बोला जा रहा, 3 सेंटीमीटर आकार की किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लग जाएगा, हाँ सर लग जाएगा, बस समझो बात। मैंने आपके सामने देखो फिर से एक अवतल दर्पण बना दिया, इस तरह का बना दिया मेरे भाई। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोली जा रही है 18 सेंटीमीटर। तो हमने कहा चलो भैया ये फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर हो गई, और ये हमारा रहा सेंटर, ये फोकस हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर। और फोकस कितना है सर, फोकस दूरी है हमारी 18 सेंटीमीटर। वस्तु को रखा है 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, और 3 सेंटीमीटर आकार है। तो 54 सेंटीमीटर कहां आया सर, 54 सेंटीमीटर 18 दूनी 36, यानी इसके आगे कुछ आएगा 54 सेंटीमीटर। यहां पर वस्तु रखी है, और वस्तु का आकार है 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सोचिए सर। डाटा मत दीजिएगा, डर लगता है, डाटा मत दीजिएगा, डर लगता है, मैं समझा नहीं मेरे भाई। ओके चलो बताओ, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में, छोटा बनेगा। तो आंसर पहली बात तो उल्टा बनेगा, और उल्टे के साथ जो बनेगा वो छोटा बनेगा। तो उल्टा वाला तो आंसर चलो ठीक है, ये आ गया उल्टा, और छोटा, अरे दोनों आंसर छोटे हैं। तो सुनो बड़े ध्यान से, यहां पर एक चीज सुन लो, जब भी कभी इसकी वैल्यू फोकस दूरी के 3 गुने के बराबर होती है, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब भी कभी वस्तु की दूरी फोकस दूरी के 3 गुने के बराबर होती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा 1.5 गुने पे बनता है, 1.5 गुने पे बनता है। जस्ट आधा, देखो 3f का आधा कितना होता है, 1.5, आधा बनता है तो प्रतिबिंब भी आधा बन जाएगा, दूरी आधी है तो प्रतिबिंब भी आधा। तो प्रतिबिंब आधा करना है तो 3 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा सर, 3 सेंटीमीटर का आधा 1.5। इसको आप याद कर लीजिए, तो ये डेटा कईयों बार रिपीट होता है। कि अगर 1.5 पर है तो प्रतिबिंब 3f पे, वस्तु 3f पे है तो प्रतिबिंब 1.5f पे। नेक्स्ट है, थोड़ा आईसो कम करो, मुझे लगता है आईसो बहुत ज्यादा है। कितना है, हाँ अब सही, कितना था पहले वो हटा दो, ठीक है। चलो अगला वाला बताइए, नेक्स्ट ये लीजिए, ये भी हमारा लेंस दर्पण का ही सवाल है, मेरा का है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु को f दूरी वाले उत्तल लेंस से 1.5f की दूरी पर रखा जाता है। तो बताइए आवर्धन क्या है, उत्तल लेंस से सामने 1.5f की दूरी पर रखा जाता है, तो आपको बताना है कि आवर्धन क्या होना चाहिए, है ना।
लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखो सर, इन्होंने बोला है कि उत्तल लेंस के सामने 1.5 ft दूरी पर रखना, 1.5 ft। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है सर? वस्तु की दूरी है 1.5 f, ये वस्तु की 1.5। और आपको आवर्धन बताना है कि आवर्धन इनमें से क्या होना चाहिए, वो भी सेंटीमीटर में। और वस्तु की ऊंचाई कितनी है सर? वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। हम लोग मैग्निफिकेशन निकालना चाह रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या। तो आप मुझे बताओ जरा, पहले तो लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए फॉर्मूला होता है। बच्चों उत्तल लेंस है, फोकस दूरी हमें पॉजिटिव रखनी होगी, फोकस दूरी पॉजिटिव रखनी होगी। v की वैल्यू मुझे निकालनी है, ध्यान से सुनो, v की वैल्यू निकालनी है। और u का मान कितना है सर? वस्तु की दूरी है 1.5 f। आप चाहो तो 1.5 f को क्या लिख सकते हैं सर? 1.5 f तो लिखा जा सकता है 3/2 f, लेकिन हमें यहां u नहीं रखना, यहां 1/u रखना है, तो उल्टा कर दीजिए, 2/3 f कर दीजिए। बट जो वस्तु की दूरी होती है वो कैसी रखी जाती है सर? वस्तु की दूरी नेगेटिव रखी जाती है। तो ऐसे आप नेगेटिव रखेंगे तो यहां प्लस आ जाएगा, और उल्टा कर देंगे बच्चों तो 2/3 f, 2/3 f हो गया। चलो अब जरा 1/v बताइए, तो 1/v कितना आएगा? ये इधर आएगा 1/f माइनस 2/3 f, ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा सर? 1/3f, 1/3f चेक कर लीजिए। तो v बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? v बराबर 3f आ जाएगा, v बराबर 3f। अब आवर्धन निकाल दो मेरे भाई। आवर्धन क्या होता है सर? आवर्धन सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है आवर्धन का, v डिवाइड बाई u। लेंस के लिए v डिवाइड बाई u होता है। v की वैल्यू कितनी है? 3f। u की वैल्यू कितनी है सर? u की वैल्यू है 3/2f, ये देखिए। और जैसे आप इसको पूरा डेटा सॉल्व करेंगे तो 3f से 3f कैंसिल हो जाएगा, तो आवर्धन हमारा हो जाएगा 2, आवर्धन हमारा 2। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात आपको बताई है कि 1.5 f की दूरी पर जब भी कभी कोई वस्तु रखी जाती है तो वो साइज में डबल हो जाती है या साइज में आधी हो जाती है, डिपेंड करता है कि कहां रखी रही। जैसे 1.5 f पे रखी रही है तो ये डबल होगी, और अगर ये कहां पर रखी गई होती, ये 3 f पे रखी होती है तो आधी होती। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा सर? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला होता है ना। 6 कहां से आ रहा है मेरे भाई? थोड़ा मुझे बताइए जरा। 1/f ये 8/3 सही है, वहां वैल्यू क्या रखी है? v की वैल्यू आपने रखी है 3f, बिल्कुल एकदम सही है। और u की वैल्यू कितनी रखी है सर? u की वैल्यू रखी है 3f/2, ये भी एकदम सही है। अरे 2 ही तो आ रहा है मेरे भाई। उमंग देख लो एक बार, चेक कर लो। नहीं सही है, चलो ये वाला सवाल देखिए कितना प्यारा, ये भी हमारा उसी से। नेक्स्ट है, एक वस्तु को, अच्छा आपने वो टोटल हाइट निकाल ली, ठीक है ठीक है। एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा जाता है। अवतल लेंस से देख लो पहले, तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है। तो बताइए लेंस की फोकस दूरी 15 है तो d कितना होना चाहिए मेरे भाई? अवतल लेंस अगर आपको याद हो तो अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस में जब वस्तु यहां रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो भी वस्तु के सामने यहां बनता है, यानी दोनों ही हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं। प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड में होता है और हमारा वस्तु भी लेफ्ट साइड में। अब इन्होंने क्या बोला है सर? इन्होंने बोला है कि बताइए जरा d का मान कितना है। तो लेंस के लिए पहले फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ये होता है। फोकस दूरी अवतल लेंस की कैसी होती है? तो कहना अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। भाई ध्यान रखना, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 नहीं लेना, -15 लेना, -15। अरे अब इन्होंने क्या बोला कि वस्तु को हमने जब अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा तो वस्तु की दूरी तो d है और प्रतिबिंब की दूरी d/3, प्रतिबिंब की दूरी d/3। हमें ये दोनों वैल्यू रखनी होगी। अब देखो अगर आपने माइनस के साथ रखा तो भी आंसर आ जाएगा, माइनस के साथ नहीं रखा तो भी आंसर आ जाएगा। बस आपको लास्ट में फिर माइनस हटाना पड़ेगा, जैसे भी आपको रखना। तो v की वैल्यू d/3 है तो आप माइनस d/3 ऐसे ही रख दीजिए। तो जैसे आप यहाँ d/3 रखोगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो d/3 रखेंगे 3/d और u की वैल्यू d रखेंगे 1/d, ऐसे। अब यहां से d की वैल्यू नेगेटिव आएगी अपने आप। अब आप देखो 3/d 8/d घट जाएगा, तो जैसे ही घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2/d आ जाएगा। आप देख लीजिए यहां से d की वैल्यू -30 आ रही, -30 आ रही। -30 आने का मतलब ये है लेफ्ट साइड है, लेकिन इन्होंने सिर्फ डेटा लिया हुआ है तो हमने डेटा बता दिया, सिर्फ 30 सेंटीमीटर।
ओके भाई, लेंस के लिए फॉर्मूला याद है ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है लेंस के लिए। आ जाइए, ये लो 37 नंबर, बोलो क्लियर है ना दोनों सवाल? एक बार बता दो जरा। अभी ये तो सवाल आसान थे, वो वाले सवाल बहुत टफ हो जाते हैं जब आ जाता है कि भैया इसका आवर्धन क्षमता इतनी होनी चाहिए, है ना, तो वाले सवाल भी बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल। आप मुझे 12 पे मिल जाते हैं, है ना। टनपुरिया मास्टर, मैं टनपुरिया कानपुर से हूं, मतलब मैं भी कानपुर से हूं। 750 mm त्रिज्या का एक कठोर चक्का एक बिंदु पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान रैखिक त्वरण देता है। कोणीय त्वरण बताइए। मैं आपको पहले बता दूं, रैखिक त्वरण ए और कोणीय त्वरण में संबंध होता है ए बराबर आर अल्फा। कल ही मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ए बराबर अल्फा, ठीक है। तो ए की वैल्यू बताइए कितनी है सर? ए की वैल्यू 3 है। बच्चों रेडियस 760 mm है, 750 mm है, तो 750 mm को 0.75 कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू तुमसे पूछ रहा, लग जाएगा? हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है बताइए? 0.3575 को हम 3/4 कर सकते हैं, बस इतना छोटा सा काम कर दीजिए। तो यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहां 3 से 3। ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर है। नेक्स्ट आइए, अगला, चलो 38 नंबर बताइए। क्या बात है, वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को सब लोग शेयर भी कर दो फटाक से और बताइए 38 नंबर सवाल का उत्तर किसके साथ जा रहा? 1 3 5 7। सर 1 3 5 7 एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े रहे, तो बताइए तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो अगर 1 3 5 7 को आपने सीरीज में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो सीरीज में क्या होता है? तो कहना सीरीज में सारे रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं। 1 3 5 7 आप इनको जोड़ दीजिए और बताइए कहां तक जोड़ना है? एन टर्म तक जोड़ना है। कहां तक जोड़ना है? एन टर्म तक जोड़ना है। जोड़ दीजिए जरा। तो बच्चों आपने गणित में कई बार पढ़ा होगा, विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो हमेशा एन स्क्वायर होता है। बोलिए पढ़ा है नहीं पढ़ा? विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो एन स्क्वायर होता है। नहीं आता तो आप इसकी समांतर श्रेणी बनाइए और फिर सवाल को सॉल्व कर दीजिए, है ना। फिर सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहां जो अंतिम पद बनेगा वो 2n - 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 3 5 है। और फिर उठा के जोड़ दीजिए, n की वैल्यू ठीक है, प्रारंभिक वैल्यू 1 और बच्चों l की वैल्यू 2n - 1। जैसे आप पूरे इस डेटा को सॉल्व करेंगे n स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए भाई साहब, थोड़ा स्टॉप लीजिए। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा किसका है? हीट वाले चैप्टर का है। ध्यान रखिएगा, हीट वाले चैप्टर में आजकल इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, मिक्स कर देने वाले, और ये सवाल थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि आपने हीट में सिर्फ उसी तरह के सवाल पढ़े हैं जो हमेशा 80 टाइप के सवाल आते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझना। सवाल क्या बोला जा रहा है? 2 नल 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की आपूर्ति करते हैं। ठंडे पानी के साथ कितना गर्म पानी मिलाया जाए ताकि हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड का 20 किलोग्राम पानी मिल जाए? सवाल की लाइट जरूरी है सर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है सर? ये ठंडा पानी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा नल 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ये क्या है? गर्म पानी है। तो इन्होंने ये बोला है कि ठंडे पानी के साथ कितना गर्म पानी मिलाए, मतलब ठंडे पानी के साथ कितना गर्म पानी मिलाए। आपको गर्म पानी की मात्रा पूछ रहा है, ठंडे पानी के साथ कितना गर्म पानी मिलाए ताकि इन दोनों के मिक्सचर में हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड का, सर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना किलोग्राम पानी मिल जाए? 20 किलोग्राम पानी। समझो, ठंडे पानी में कितना गर्म पानी मिलाया जाए ताकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड का 20 किलोग्राम पानी मिल जाए। अरे मेरे भाई, ये ना आप अपने गणित में जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, एलिडेशन, उससे भी लगा सकते हो। देखो थोड़ी बहुत गणित मुझे भी आती है, हालांकि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा लो कि चलो सर एक काम करते हैं जल्दी से, अगर टोटल हमारा 20 किलोग्राम है, तो गर्म पानी की मात्रा को हम m मान लेते हैं
और ठंडे पानी की मात्रा जो हो जाएगी वो 20 माइनस एम हो जाएगी। ठंडे पानी की मात्रा 20 माइनस एम। लेकिन हमें पूछा है गर्म पानी करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, M1C1 डेल्टा T1 बराबर M2C2 डेल्टा T2 कर दो। तो बच्चों M1 की जगह पर 20 माइनस एम करना होगा, C1 C2 कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा T बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 35, तो डेल्टा T हो जाएगा 35 माइनस 10 बराबर M2 की जगह M करना होगा और डेल्टा T 100 में से 35 घटाना होगा, 100 में से 35 घटाएंगे तो ये हमारा 65। या फिर आप एक बार चाहे लाइन लिख दो 100 माइनस 35। बस इस पूरे डेटा को सॉल्व करके आपको एम निकालना होगा। यही करते हैं नहीं करते आप मुझे बताओ जरा, ऐसे ही करते हैं ना? तो आप मुझे बताओ यहां पर 20 माइनस एम हो गया और 35 में से 10 जाएगा ये 25, यहां पर एम 100 में से 35 जाएगा ये हमारा 65। बताओ तो बच्चों 25 से 5 बार और ये हमारा 13 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां हमारा 100 आ जाएगा, यहां 5m आ जाएगा और यहां पर हमारा 13 आ जाएगा, 13। तो बताइए 18m बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 18m बराबर 100, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90 100, तो 18 पंचे फिर से 90, 18 पंचे फिर से 90, तो ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 5.6, है ना? ठीक है। अब आप कहोगे इसको और कैसे लगा सकते हैं? मेरे भाई इसकी और भी कई सारी टेक्निक बन सकती है। आप एलिडेशन मेथड से लगा दीजिए। एलिडेशन मेथड में पहले का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का 100 है, और जल्दी बताइए 20 का टेम्परेचर कितना बोला जा रहा है? 35। तो आपको करना क्या है, इनका रेशियो निकाल देना है। टोटल जो मास है ना, टोटल मास M1 और M2 का रेशियो निकाल दीजिए। तो बच्चों अगर ये 35 है तो 100 में से 35 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा? 25, और यहां 100 में से 35 जाएगा 65। तो आप फटाफट बताइए यहां का रेशियो कितना हो जाएगा? 13 रेशियो 5। तो आपको करना क्या है, हमें गर्म पानी M2 की मात्रा पूछ रहा है और टोटल कितना है हमारे पास? सर टोटल है 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम को 13 और 5 में डिवाइड कर दीजिए, M2 पता चल जाएगा। तो M2 की वैल्यू हो जाएगी, है ना, 20 को 13 रेशियो 5 में डिवाइड करना है, तो M2 की वैल्यू हो जाएगी 5/18 और जुड़े 20। ये लीजिए, डायरेक्ट यहां से भी आप आंसर पा सकते हैं 5.5। मतलब ये ऐसे ही मैंने बता दिया। चलो समझे ना? चलो नेक्स्ट है आगे। चलो 44 नंबर। लेकिन क्या करूं मैं, मतलब फिजिक्स का टीचर हूं तो मुझे फिजिक्स के हिसाब से बताना है, मैथ के हिसाब से नहीं। लेकिन मैं आपको के लिए बता रहा हूं कि आपको मैथ आती है। अब मैथ आती है तो फिजिक्स में भी आप मैथ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सवाल देखिए, 44 ग्राम CO2 और 14 ग्राम N2 लेने से CO2 का मोल प्रभाज बताइए। केमिस्ट्री CO2 का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले पता क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक 44 ग्राम CO2 है, तो आप मुझे बताओ 44 ग्राम CO2 है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले स्टेट नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो 44 ग्राम CO2 है, 44 ग्राम अणुभार है, तो यहां के नंबर ऑफ मोल बताइए कितने हो जाएंगे? 8 मोल, समझे ना? 14 ग्राम N2 है, तो 14 ग्राम N2 है, तो आप मुझे बताइए 14 ग्राम N2 है तो यहां के मोल कितने हो जाएंगे? सर 14 ग्राम ये रहा और 28 इसका अणुभार 8/2। हमने अलग अलग मोल निकाल लिए, लेकिन हमें मोल बताइए, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन CO2 के पूछ रहा था। तो मेरे भाई अगर CO2 के मोल प्रभाज पूछ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, CO2 के मोल ऊपर रखने होंगे, CO2 का मोल कितना? 8, और टोटल मोल नीचे रखने होंगे, टोटल मोल नीचे रखने होंगे। और मेरे भाई जैसे आप टोटल मोल नीचे रखेंगे तो आप जल्दी से बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? 2/3 के साथ। मोल प्रभाज का यही मतलब ही होता है, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन का यही मतलब होता है कि भैया जिसका निकालना है आप उसको ऊपर रख दीजिए और टोटल वैल्यू कहां रख दीजिए? सर टोटल वैल्यू नीचे रख दीजिए। नेक्स्ट है, ये लो इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, आंसर दीजिए। समझ में आ रहा ना? अजय बात बताओ, आज की क्लास में कितने बच्चे नए हैं जो पहली बार क्लास देख रहे हैं?
है। देखो हम लोग जो है ना 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 देखो सुभाष, मैं आपको बता दूं, आप क्लास बाद में देख लेना। देखो मेरी मतलब ये है कहने का कि हम लोग अगर 75 क्वेश्चन का संकल्प ले लिया ना, तो वो संकल्प पूरा होना चाहिए, नहीं तो भगवान भी नाराज हो जाते, कहते अच्छा बेटा 75 बोलते हो 40 करवाते हो, जाओ तुम्हें शराब दे दिया, और शराब देने के बाद मान लो नौकरी नहीं लगी। तो हमने जो मन में ठाना है ना वो तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। सवाल देखिए, 60 वाट के एक विद्युत बल्ब में प्रतिदिन 6 घंटे काम किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी ऊर्जा खपत होगी? सर एक दिन में पूछ रहा है, तो सीधा सीधा आप कहना कि जब भी कभी ऊर्जा की खपत पूछी जाती है तो 60 वाट का बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन, और एक दिन में पूछ रहा है इसलिए एक दिन। और आपको पता है कि जब भी कभी वाट में दिया जाता है तो नीचे 8000 का डिवाइड और होता है, तभी तो किलोवाट आवर बनता है। तो आप मुझे बताओ इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? 360/8000 यानी 0.36 यूनिट, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 0.36 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए अगला 42 नंबर, इसका पढ़िए, बताइए जल्दी। फिर 42 नंबर बोलो। बोला जा रहा है एक स्टूल क्षेत्र के पास एक कार निरंतर त्वरण से -3 मीटर पर सेकेंड, माइनस का मतलब वेलोसिटी घटाई गई है, 36 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड धीमी होती है, अंतिम वेग तक धीमा होने में कितना समय लगेगा? है ना, 36 से 9 धीमा होता है, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इसमें ना सिर्फ गति का पहला समीकरण इस्तेमाल कर दीजिए, v बराबर u प्लस 80, समझो। तो अंतिम वेलोसिटी 9, प्रारंभिक वेलोसिटी 36, एक्सेलरेशन की वैल्यू -3 इंटू समय t। तो यहां अगर 9 लाना है तो यहां 27 करना होगा, और 9 3 27 होता है, तो 9 सेकेंड इस समय का सही आंसर जाना चाहिए। ठीक है भाई, 9 ला थोड़े, 9 3 27, 36 में 27 जाएगा तभी तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट आइए अगला, ये वाला सवाल पढ़ा है ना, तो मुझे बताया ना ये सवाल रेलवे ने कब पूछा है, किस एग्जाम में पूछा है? देखिए जरा, आप लोग प्रीवियस ईयर लगाते हो नहीं लगाते, जल्दी बताओ जरा, कोई बताए ये वाला सवाल रेलवे के किस एग्जाम का है और किस प्रीवियस ईयर पेपर का है? बोला जा रहा है वह गहराई का मान बताइए जहां पर वृत्तीय त्वरण पृष्ठ के वृत्तीय त्वरण का 1/n होगा, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, गहराई पे जब भी कभी वृत्तीय त्वरण निकालते हैं g डैश, उसका फॉर्मूला होता है g ब्रैकेट में 1 माइनस और आगे हो जाता है d डिवाइड बाई r, ये होता है। तो बोला है वह गहराई बताइए जहां पर वृत्तीय त्वरण पृष्ठ के वृत्तीय त्वरण का 1/n है, मतलब ये वाला जो वृत्तीय त्वरण होगा बच्चों, वो सरफेस के वृत्तीय त्वरण का 1/n होगा, g/n होगा, बस इतना छोटा सा काम करना है, और यही वाले छोटे से काम से आपको गहराई पता चल जाएगी। एनटीपीसी नहीं है, देखो ग्रुप डी 2022 कह रहा है, अरे मेरे भाई 22 में ग्रेविटेशन नहीं आया था पूरी तरह से, ये सवाल ग्रुप डी 2018 का है। चलो जी से जी कैंसिल, तो 1/n इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। अब आप जल्दी बताओ यहां से d कितना हो जाएगा? तो अगर मैं d डिवाइड बाई r पूछूं तो 1 माइनस 1/n, तो अगर यहां से d देखा जाए तो n माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटू आर, n माइनस 1 डिवाइड बाई n इंटू आर, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, चलो बताओ ये वाला सवाल बताइए, आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना? आंसर दी बच्चों। 44 नंबर को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या बोला जा रहा है? एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी जाती है, आपतित किरण अवलंब के साथ 75 डिग्री का कोण बनाती है आपतित किरण, और अपवर्तित किरण 40 डिग्री का बनाती है। फिर आगे बोला जा रहा है माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का पूर्णतनांक। देख लो भैया, बी के सापेक्ष ए का पूछ रहा है, लेकिन प्रकाश की किरण जा कहां से कहां रही है? सर प्रकाश की किरण जा रही है माध्यम ए से माध्यम बी। अरे मेरे भाई ए से बी जा रही है ना, तो ए से बी जा रही है तो फॉर्मूला बन जाएगा कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि ए से बी जा रही है इंटू साइन 75 बराबर, बताइए क्या बन जाएगा? बीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू ये बाद वाला एंगल साइन 40। ये भी सवाल एग्जाम में आया, ग्रुप डी परीक्षा 2022, जरा देख लीजिए। अब पूछा बी के सापेक्ष एटा,
बच्चों जिसके सापेक्ष होता है वो वैल्यू नीचे होती है, जिसका अपवर्तनांक पूछा जाता है वो वैल्यू ऊपर होती है। बी के सापेक्ष ए पूछ रहा है, तो मेरे भाई बी के सापेक्ष ए पूछ रहा है, तो बी नीचे हो जाएगा, ए हमारा ऊपर। इसका जो आंसर जाएगा वो साइन 40 ऊपर होगा और मेरे दोस्त साइन 75 नीचे होगा। देखो साइन 40 ऊपर, साइन 75 नीचे। अब आप खुद मुझे बताओ साइन 40 ऊपर, साइन 75 नीचे, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, है ना। उमंग यदुवंशी कैसे आंसर गलत बता रहे हो भाई, आप खुद मुझे बताओ, आप कितना गलत आंसर बता रहे हैं। तो ए का अपवर्तनांक ऊपर, क्योंकि बी के सापेक्ष ए है, इसीलिए ए ऊपर बी नीचे, और ए ऊपर बी नीचे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या देना, ये साइन 40 बटे साइन 75, तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो ये दोनों उत्तर हमारे सही नहीं होंगे, ये दोनों उत्तर हमारे सही नहीं होंगे। अब आप बताओ ये दोनों उत्तर सही नहीं होंगे तो सी और डी में से लेकिन पहचानना है। अब रेलवे ने देखो ऐसा डेटा दिया है, विश्वास मानिए डेटा दिया है, अब ये डेटा दिया है तो इसको सोल्यूशन कैसे करें, तो बहुत सारे सोल्यूशन करने के तरीके हैं। जैसे कि आप यहां साइन 30 मान लीजिए अप्रॉक्स, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 8/2 होती है, या साइन 45 ही मान लीजिए, इसको आप लगभग साइन 45 मान लीजिए। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 75 की वैल्यू होती है √3 + 1 / 2√2, है ना, ये वैल्यू होती है साइन 75 की। अगर डेटा को आज से सॉल्व कराएंगे तो भैया 2 ऊपर हो जाएगा, √3 + 1 नीचे, √3 + 1 नीचे, और √3 + 1 नीचे है, तो क्या हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करके √3 2 गुणे √3 - 1/2 कर सकते हैं। देख लो, समझो बात को। तो आप बताइए भाई √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर √3 - 1, तो आंसर इसका √3 - 1 होगा, यानी 1.73 - 1 0.73 के आसपास का आंसर सही होना चाहिए। अब आप खुद सोचो 0.73 के आसपास का आंसर, और वैसे भी आपने साइन 45 रखा, ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी बढ़ाई है, 40 की जगह साइन 45 रखा है, ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी बढ़ाई है, तो ऊपर वाली वैल्यू को कम करना होगा, तो 0.73 से थोड़ा सा कम आंसर हमारा 0.67 होगा, और रेलवे ने भी यही आंसर दिया। हालांकि इतनी कैलकुलेशन उसको करवाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, तो समझे ना बात को। लेकिन अगर आपको पता है ये सब चीजें, वेरी गुड, नहीं पता है तो आंसर तो आपको लगाने ही लगाना पड़ेगा, है ना। नहीं, नेक्स्ट आई है, ये लीजिए 45 नंबर आंसर दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों 45 नंबर सवाल ये है कि 100 वाट 220 बल्ब 110 वोल्ट से जुड़े हैं। अरे ये सवाल देखो कितना बढ़िया है। सवाल ये है कि ये शायद एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि टेक्स्ट बुक में इसका आंसर भी गलत है ना, मुझे पता नहीं किसी ने भेजा था, शायद आप ही लोगों में से किसी ने भेजा था, थोड़ा याद कराओ, किसी ने सॉल्व लगाया, टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गलत पड़ा है। 220 वोल्ट 100 वाट पे देता है, मतलब जब आप उसको वोल्टेज 220 वोल्ट दोगे तो वो आपको पावर कितनी देगा, सर वो पावर आपको 100 वाट देगा। लेकिन अगर आपने वोल्टेज ही उसको 110 वोल्ट दिया तो बताइए आपको कितनी पावर देगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि वोल्टेज आधा हो जाए तो पावर आधी हो जाएगी, पावर आधी का तो वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ध्यान रखना, जब वोल्टेज आधा होता है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² होता है, समझे। तो वोल्टेज अगर आधा हुआ है 1/2 हुआ है तो पावर को हमें 1/2 का स्क्वायर करना होगा, और मेरे भाई 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4, तो 4 से डिवाइड, इसलिए 25 वॉट इस सवाल का सही उत्तर होगा 25। चलो अच्छा कोई नहीं, हम लोग 50 तक कर लेते हैं, 50 तक कर लेते हैं, 46 हो गए, 3-4 सवाल हो गए। नेक्स्ट आइए, अगला बताइए। बताओ अगला, इन्होंने बोला है किस तापमान पे फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमान का डबल होगा। सर किस तापमान पे फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी का डबल होगा। फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी का डबल होगा, ऐसे ही तो बोला। अच्छा आप कह रहे हैं 40/75 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रोक्स आंसर मिल जाएगा, लेकिन ठीक है मैं देखा तो नहीं मैंने उस तरह से डिवाइड करके,
लेकिन वो डिवाइड करना टेक्निकली सही नहीं होगा, है ना, कभी वो साइन से साइन कैंसिल थोड़ी ना होता है। चलो तो आप मुझे बताओ जरा, c डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या होता है, f माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ऐसे ही होता है ना। और सारे आंसर हमें सेंटीग्रेड में पता करने हैं, तो सेंटीग्रेड में पता करने हैं तो आप बताइए क्या हो जाना चाहिए सर, f की जगह पे हमें करना होगा 2c माइनस 32 और डिवाइड बाई 9, बस ये पूरी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको सेंटीग्रेड पता चल जाएगा। आप बताओ कैसे होना चाहिए सवाल का आंसर, ये इससे, तो यहां 9c और यहां हो जाएगा 10c और यहां माइनस 160, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, ये लीजिए आंसर तो यही आ गया। सी की वैल्यू सर 160 डिग्री सेंटीग्रेड आनी चाहिए, चेक कर लो 160 ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है। क्या यार तुम लोग ऐसे पढ़ाई करोगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सब लोगों की अभी पढ़ाई में दम नहीं है ना। विश्वास मानिए ना, जहां पर एक बच्चा जो है ना पूरे दिन सोता है अपने पढ़ाई के दौरान, तो वहीं एक बच्चा पूरी रात जग कर पढ़ लेता है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि आपने अगर एक दिन की लापरवाही कर दी तो कोई एक बच्चा उस एक दिन में 5 घंटे फिजिक्स पढ़कर आपसे कई गुना आगे निकल सकता है। अब ध्यान से समझो यार, पता आप सब लोग ना पता नहीं क्या सोचते हो क्या करते हो, आप लोगों की मेरे भाई जवानी है और आप इस जवानी में भी मेहनत करने से कचरा रहे हो। विश्वास मानिए अगर आप जवानी में नहीं मेहनत कर रहे हो तो आपसे आपका जो भविष्य होगा, आपका जो समय होगा ना, वो आपसे बुढ़ापे में मेहनत करवा लेगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको जवानी में मेहनत करनी थी, बुढ़ापे में आप लोगों को इस समय सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, दिन हो या रात चाहे कोई भी समय हो, आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में देना है। अगर आपको खाना भी बनाना है तो कम से कम समय में खाना बनाइए, अरे डाल दीजिए उसके अंदर कह सकते हो। अगर आपको कोई सब्जी बनानी है तो ये नहीं है कि आप चाहों से सब्जी बना रहे हैं, जल्दी से जल्दी है हो सके वो खाना बनाइए। मैं एक बार इलाहाबाद गया था अपनी दोस्त से मिलने बहुत पहले, तो इलाहाबाद वाले पता कैसे खाना बनाते हैं, अगर उन्हें जो है ना बंद गोभी की सब्जी बनानी होती है तो बंद गोभी की सब्जी ऐसा नहीं फला वाला काटते, कुकर चढ़ाया उसके अंदर प्याज लहसुन सब डाला और गोभी काट के डाला, ढक्कन बंद, सब्जी तैयार। वो लोग तो उसके अंदर भी चावल बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब तक आपके अंदर से वो जोश और वो हिम्मत नहीं आएगा कि नहीं मुझे यार हर इस बार सिलेक्शन पा नहीं पाना है, चाहे जो हो जाए, समझे ना बात को। आप मुझसे पढ़ो या कहीं और पढ़ो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ो या फिजिक्स ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना आपको ऐसे पड़ेगा ना जिससे कि बस मान लीजिए अब मुझे हर हाल में सिलेक्शन पाना है। और सिलेक्शन मेरे भाई तभी होगा जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि पूछ लो यार मार साहब, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे आपको। तो वो आपके अंदर होना चाहिए मेरे दोस्त, इस बात को पहले समझ लो। अगर ये जोश और नहीं है ना तो फिर आप ये मान के चलिए ना किसी के पास है और वो नौकरी लेके निकल जाएगा आपसे आगे, और आप भी जो है कटोरा लेके फिर बैठे रहोगे, है ना, अगले साल इंतजार करोगे। मेरी बात समझो यार, सीरियस हो जाइए सब लोग। बोला जा रहा है एल्यूमिनियम के 40 ग्राम में तापीय क्षमता बताइए, थर्मल कैपेसिटी। एक बार नहीं 10 बार बताया थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। सर थर्मल कैपेसिटी होती है m इंटू सी, ये जो m इंटू सी का मल्टीप्लाई होता है इसी को थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं थर्मल कैपेसिटी में एक और फॉर्मूला भी थर्मल कैपेसिटी का होता है, ऊपर हीट नीचे टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी होता है। तो बच्चों 40 ग्राम और यहां देखिए 0.2 और आंसर कैलोरी में है, वाह भाई वाह। ये देखिए तो मेरे भाई अभी जो उत्तर आएगा वो 8 ओके कैलोरी पर केल्विन आएगा, 8 कैलोरी पर केल्विन अभी आएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जरा, इसको जूल बनाना है ना तो कैलोरी को जूल बनाना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तभी तो जूल बनेगा, क्योंकि आंसर सारे जूल में। तो 4.2 गुणे 8, 8 क्यों 32, यानी 32 से थोड़ा सा ज्यादा उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए अगला, ये लीजिए बताइए, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल है, बताइए। बोला जा रहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है और इसकी गति 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दी जाती है, तो बताओ कितना कार्य करना होगा। अरे यार वेलोसिटी आपने बढ़ा दिया है मेरे भाई, वेलोसिटी आपने बढ़ा दिया है तो जो भी हमारा कार्य होगा वर्क होगा
वो कुछ और नहीं बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग वर्क कहेंगे। हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, एम कितना है 4 और वी की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। बोलो बोलो बोलो, चलो तो आप बताओ 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, 75 हो जाएगा, ये वैल्यू 75 है। अब 4/2 2, तो 2×75 ये सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब मैं तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी इतनी स्पीड में करता हूं कि आप सब लोग भी कहते हो कि काफी तेज है। आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, फिजिक्स के मैं बहुत सारे चैनल देखता हूं जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते, न्यूमेरिकल सॉल्व कराते। इतनी जल्दी इतनी स्पीड में आप लोगों को कैलकुलेशन और इतनी जल्दी इतनी स्पीड में सोल्यूशन बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, बताइए बच्चों। बोला जा रहा है दो आवेश 20 कूलम और माइनस 20 कूलम है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे द्विध्रुव आरूढ़। ध्यान से सुनो, एक होता है डाइपोल मोमेंट, वो हम लोग चुंबक में पढ़ते हैं। एक होता है द्विध्रुव आरूढ़, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर फॉर्मूला होता है 2 आवेशों में से एक आवेश इंटू दोनों के बीच की दूरी, 2 आवेशों में से एक आवेश इंटू दोनों के बीच की दूरी। जब भी कभी एक प्लस Q आवेश और एक माइनस Q आवेश कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो ध्यान रखना यही बनाते हैं द्विध्रुव आरूढ़ या डाइपोल बनाते हैं, है ना। चलो आप मुझे बताओ जरा, दोनों आवेशों में से 20 कूलम माइनस 20 कूलम, तो एक आवेश 20 कूलम हो गया। लंबाई तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, लेकिन 2 सेंटीमीटर को मीटर बना लेना यानी 100 से डिवाइड कर लेना। आंसर बताओ जरा क्या होना चाहिए। तो मेरे भाई इस सवाल का सही उत्तर 0.4 होगा और यहां कूलम को सी किया गया है और मीटर को एम, समझे ना। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 0.4 कूलम मीटर। कूलम मीटर, अब देखो यही सब क्वेश्चन आ जाएंगे। कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है, विद्युत द्विध्रुव आरूढ़। और इसके बाद अगर कोई पूछे चुंबकीय द्विध्रुव आरूढ़ का मात्रक क्या होता है, तो वहां मैंने मात्रक बताया था एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, लीजिए बताओ। ये भी सवाल बढ़िया है, फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 4.2 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या बताओ। हम लोग अणुओं की संख्या बाद में निकालेंगे, एक काम करते हैं सबसे पहले मोल्स निकाल लेते, मोल्स कितने होंगे, क्योंकि मोल्स के बाद सब कुछ खेल खत्म। तो बच्चों मोल्स की संख्या के लिए 4.25 ग्राम ऊपर रखना होगा और अणुभार नीचे। अणुभार कहां रखना होगा, नीचे। अच्छा अमोनिया का अणुभार बताइए कितना होता है। मेरे भाई अमोनिया का अणुभार होता है 17, अमोनिया का अणुभार होता है 17। ये बात आप सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके मैं बात करता हूं। चलो तो अगर मैं डिवाइड करूं तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 8 85, 17 पना 85, 0.25 का मतलब 1/4 मोल होंगे। सर इन्होंने अणुओं की संख्या पूछी है, वैसे अगर पूरा 1 मोल होता तो अणुओं की संख्या एवोगाड्रो के बराबर होती, हरा एवोगाड्रो के बराबर होती 6.023 गुणे 10⁻23। इतने अणु होते अगर 1 मोल होता, लेकिन मोलों की संख्या तो 1/4 है, तो अणुओं की संख्या भी 1/4 हो जाएगी। तो अगर आपसे अणुओं की संख्या पूछा जा रहा है तो सीधा सीधा कहिए कि आपको एवोगाड्रो संख्या का 1/4 करना होगा, कर दो बस 1/4। तो 6 का 1/4 1.5 जाएगा, तो आंसर इसका 1.5 गुणे 10⁻23 के साथ। ओके चलो फिर हम लोग अभी 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, लेकिन आप लोग इस बात को पहले जान लीजिए, समझ लीजिए। जब मैं कोई चीज प्लान करता हूं कि नहीं हमें ये करनी है, तो उसके पीछे की थिंकिंग बहुत साफ रहती है कि मुझे ये करना है और इससे आपका भला हो जाएगा। उसमें आपका सपोर्ट रहना चाहिए, नहीं सर मुझे करना है करना है करना है, हर हाल पे करना है। अब जैसे कि ये बताइए, ये जो 25 क्वेश्चन हम लोग लेके आए, और भी थे 25 क्वेश्चन, है ना। मैंने कहा ना हम लोग 75 क्वेश्चन लेके आए थे, सारे क्वेश्चन अच्छे। अब ये सवाल कैसे सॉल्व हो गया आप मुझे बताइए, समझे ना। तो आप प्लीज अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये 75 क्वेश्चन तक मुझे सॉल्व रहना था। मैंने सोच के आया था कि 75 होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ डलवा दूंगा ग्रुप पे, आप सारे के सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करा लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि
हमारा जो अगला वाला सेशन होगा, वो अगला वाला सेशन जो होगा वो डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे। डायग्राम वाले क्वेश्चन अभी बीच में छूट रहे थे, तो मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन को फिर से लेके आऊंगा, फिर से वो रहेगा। ठीक है, चलो कैसा लगा सेशन, कैसी लगी क्लास, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है, जैसे कि 75 है, 74 है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, इसका सही आंसर आप कर पा रहे हो, जितने भी क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर कर पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में इनमें से जो भी आंसर आप सही कर पा रहे हो, वो सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने सही है कि गलत है ना। हाँ, पीडीएफ मैं आपको कहां देने वाला हूं, पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे। पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ डलवा दूंगा, और आंसर करने के बाद ना, पीडीएफ में आंसर करने के बाद नीचे हाँ, मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन ही कर लेके आऊंगा, मैं अभी इवेंट लगवा दूंगा। तो ये बाकी बच्चे 25 क्वेश्चन सॉल्व करना तुम सब लोग, और सॉल्व करने के बाद फिर बताना कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, 51 से लेके 25 तक कमेंट सेक्शन में बता देना। बढ़िया बढ़िया सवाल थे, 2-2 लाइनों के सवाल थे। चलो फिर, नहीं कल नहीं होंगे, कल वो डायग्राम वाले ही सवाल होंगे, अब आप ये कल लीजिए ना, है ना। ठीक है, राजन कुमार आप उनको बोल दीजिए ना, टीम को, वो वैलिडिटी बढ़ा देंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। जितने भी हो जाए, जरूरी नहीं कि आप 25 के आंसर दें, जितने भी हो जाए